ब्यूरोक्रेसी ऑफ इंडिया इज करप्ट। करप्शन स्टार्ट कहाँ से होता है? यूपीएससी रिजल्ट के पहले वाले दिन से करप्शन स्टार्ट होता है। कैसे? यूपीएससी का रिजल्ट आता है हर साल। उस दिन जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे देश के, वो सारे के सारे उनके पास पैसे लेके पहुंच जाते हैं कि आपका फोटो यूज करना, आपका नाम यूज करना है। पहले दिन उनके पास पैसे पहुंचने स्टार्ट हो जाते हैं। अमित किल्होर एक यूपीएससी टीचर और कंटेंट क्रिएटर, आज उन्होंने शेयर की यूपीएससी और आईएएस सिस्टम की वो अनटोल्ड रियलिटी जो आप सबका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक आईएएस को निकाल क्यों नहीं सकते? द केज इज सो स्ट्रॉन्ग, इवन अ गॉड कैन नॉट रिमूव एन आईएएस। तुमसे सबके सब बड़े बड़े लोग आके मिल रहे हैं। द एमएलएज आर मीटिंग यू, द एमपीज आर मीटिंग यू। तुम कहीं पे जा रहे हो, ट्रैफिक पुलिस वाले को सलाम कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे गाड़ियां चली हुई हैं। यू आर एलीट, यू आर डिफरेंट, यू आर समथिंग एल्स। ये बाकी सब तुम्हारे नीचे हैं। Where do they keep all this cash? इनको पता है यहाँ हाईवे निकलने वाला है। अभी भोपाल में यार 50 आईएएस थे। 50 आईएएस ने कॉमन लैंड खरीद ली 5.5 करोड़, ठीक है। उसके बाद वहां से निकाल दिया उन्होंने, हाईवे का प्रोजेक्ट पास कर दिया। 2.5 साल के अंदर अंदर वो 65 करोड़ की होगी। राजस्थान में एक पानी के लिए प्रोजेक्ट था, कुएं बनाने थे उनको बहुत सारे, 100 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। 100 के 100 करोड़ रुपए डकार गए, एक भी कुआं नहीं बना। जेमिनी से निकाल के फोटो लगा दिए। इतनी टफ एग्जाम, इतना रिजिड, उसमें कोई डॉक्यूमेंट फर्जी डाल दिए। यूपीएससी में डॉक्यूमेंट बहुत सारे फर्जी आते हैं। फिजिकल हैंडीकैप के तो बहुत ही फेक है। इंडिया सबसे डिफिकल्ट कंट्री है वर्ल्ड में। क्यों डिफिकल्ट कंट्री? इन द सेंस कि बाकी सारे के सारे कंट्री ना होमोनाइज्ड है। द आइडिया ऑफ द नेशन इज ऑलरेडी बिल्ट इनटू इट। एक देश है, एक ही आइडेंटिटी है, हाँ। एक ही तरीके से सोचते हैं, एक ही तरह कल्चर भी सेम है। इंडिया में 500 आइडेंटिटीज हैं, 500 लैंग्वेजेस हैं, 50 रिलीजन है। गवर्नमेंट से जो अनाउंसमेंट हुई 1 लाख रुपए की, पहुंचते पहुंचते गरीब इंसान है जिसको 1 लाख रुपए मिलने चाहिए अपना घर बनाने के लिए, उस तक कितने पहुंचेंगे? जब भी कोई छोटा सामान ट्रांसपोर्ट करना होता है तो पार्टनर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है। या तो वो वेंडर्स सिर्फ सर्टेन वेट का सामान ही ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इसीलिए आई यूज़ पोर्टर। उनके 2-व्हीलर सर्विस 40 से ज़्यादा सिटीज़ में अवेलेबल है एंड दे अंडरस्टूड द कंज्यूमर नीड्स एंड हैव नाउ लॉन्च पोर्टर स्कूटर विद द सेम 20 kg कैपेसिटी फॉर गुड्स दैट नीड एक्स्ट्रा स्पेस एंड एक्स्ट्रा केयर। एंड द बेस्ट पार्ट इज, पोर्टर से आपको कभी प्राइजेस के लिए निगोशिएट नहीं करना पड़ता। जो रेट ऐप पे दिखता है वही आप पे करते हैं। लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट पोर्टर के साथ आप अपना सामान बिना किसी टेंशन के ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। टू नो मोर अबाउट अवर टाइटल स्पॉन्सर पोर्टर एंड देयर सर्विसेज, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपने ब्रीफिंग में बोला कि आईएएस स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया नहीं है, स्टील केज ऑफ इंडिया। व्हाई? हमारे देश के जो पहले गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि वील कीप द सिविल सर्विसेज, क्योंकि अंग्रेजों ने बना रखी थी। तो उन्होंने कहा कि दिस इज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ये मुझे इसलिए चाहिए। 70 साल के बाद मैं कह रहा हूँ कि आईएएस, द ब्यूरोक्रेसी, द आईपीएस, दे आर द स्टील केज ऑफ इंडिया। इंडिया हैज बीन केप्ट ट्रैप्ड ड्यू टू दीज आईएएस एंड आईपीएस। ये ब्यूरोक्रेसी ने इंडिया को ट्रैप करके रखा हुआ है। इंडिया जो वो सोने की चिड़िया थी, वो जो सोने की चिड़िया वापस उड़ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि इसी स्टील केज के अंदर वो रह गई पिछले 70 सालों में। व्हाई डू यू से सो? क्यों बोलते हो? इट्स अ सिस्टम, द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम दैट हैज बीन क्रिएटेड स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप। देखियो, अंग्रेज जो थे जब हमारे देश में राज कर रहे थे तो उनको रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना था और जो इंफॉर्मेशन है उसको जनता से शील्ड करना था, और तीसरा जनता को कंट्रोल करना था, ठीक है, ताकि कभी दोबारा से 1857 का रिवोल्ट ना हो सके। उनके दिमाग की उपज थी एक आईएएस और एक आईपीएस। आईएएस का काम है कि भाई साहब जमीन को, लैंड को कंट्रोल करो, लैंड सारी मेरे पास होनी चाहिए, रेवेन्यू को कंट्रोल करो, सारे के सारे फॉरेस्ट को मैं कंट्रोल करूंगा, ठीक है। और आईपीएस का ये काम है कि जो भी आदमी ज्यादा उद्दंड मचाए, 1857 का रिवोल्ट दोबारा नहीं होना चाहिए, उसको मैं कंट्रोल करूंगा। प्रोटेस्ट नहीं होनी चाहिए देश के अंदर किसी प्रकार के, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। इसी सिस्टम को हमने अपना लिया। हम आज़ाद हो गए 1947 में, लेकिन ये वाला जो स्टील केज है ये एग्जैक्टली वैसा का वैसा रह गया। इसी केज ने तो इंडिया को स्लेव बनाया था। ब्रिटिशर्स ने एनस्लेव कर लिया इंडिया को। भाई कहाँ से, किस में एनस्लेव किया था? यही तो पिंजरा था आईएएस और आईपीएस का, इसके द्वारा, इसी सिस्टम के लिए। सो दे क्रिएटेड दैट सिस्टम। उन्होंने बनाया उसको इस प्रकार से। वो जो लीगल सिस्टम इंडिया का जो है और वो जो आईएएस और आईपीएस की जो ब्यूरोक्रेसी है, उसी को तो एनस्लेवमेंट कहते हैं। व्हेन यू हियर कि ब्रिटिशर्स एनस्लेव्ड इंडिया, तो क्या मतलब है? 1 लाख ब्रिटिशर्स थे वो
इंडिया की 25 करोड़ पॉपुलेशन थी उस समय, कौन क्या मतलब कोड़े थोड़ी ना मार रहे थे। ये सिस्टम्स के द्वारा इंडिया को एज ए सिविलाइजेशन, एज ए कंट्री, एज ए सिस्टम एनस्लेव किया गया था। नाउ एट दैट टाइम वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं कि यार ये ना फ्रेम है, यही तो स्टील फ्रेम है हमारे देश का, इसने हमारे देश को होल्ड करके रखा हुआ है। यस, बिल्कुल सही है, देश को यूनिटी को होल्ड इसी ने करके रखा है। लेकिन 1947 के बाद जो इनका काम था इन्होंने वो नहीं किया, ये वही काम करते रहे जो इनका पहले काम था, ये स्टील केज का ही काम करते रहे, फ्रेम का काम नहीं किया। फ्रेम का काम होता है कि टू होल्ड एवरीथिंग टुगेदर एंड लेट एवरीबॉडी फ्लाई, सबको उड़ने दो। केज का काम होता है कि सब यहीं पे पकड़े रहो जहां पे है, जैसा भी सिस्टम है, which is what they have done and they have been very successful to do it। तो आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, आपने बोला कि ये स्टील केज है, ये दबा के रख रही है, ये हमारी जो सोने की चिड़िया है इसको वापस उड़ने नहीं दे रही है, राइट? कोई तो रीजन होगा। व्हाट्स द बिगेस्ट रीजन? करप्शन, इट्स राइट इन द फेस, But- बट ब्यूरोक्रेसी ऑफ इंडिया, barring the good officers, there are honest officers, is corrupt। बट हर कोई थोड़ी करप्ट हो सकता है। हर कोई बोला भी नहीं रहा, कोई किसी को हर कोई को नहीं कह रहा। इफ आई से कि कोई बात होती है तो इट्स जस्ट इट्स अ जनरल स्टेटमेंट दैट इट्स पार्ट ऑफ द सिस्टम। कि ज़्यादा मेजॉरिटी अगर दोनों को साथ में रखोगे तो ज़्यादा करप्ट लोगों की संख्या है कि नॉन करप्ट लोगों की संख्या है। और करप्ट का मतलब ये गलत काम करना। देखो करप्शन जब वर्ड बोलते हैं ना तो एवरीबडी लाइक इज समथिंग रॉन्ग, इज दिट अ मॉरल प्रॉब्लम? नहीं, वो सही काम करने के पैसे ले रहे हैं। अंडरस्टैंड दैट। सी देखो, एक सिंपल सी बात है, जैसे आपको छोटी सी भी दिखाता हूँ कि करप्शन को हम जब भी सोचते हैं ना तो इन आवर माइंड परसेप्टिवली वो है कि वो बहुत ही नेगेटिव चीज़ है और वो कोई आदमी बैठ के गलत कर रहा है एंड वी फील समथिंग ईविल, जो हम मूवी में स्टीरियोटाइप ईविल्स देखते हैं, ठीक है, खा रहा है ये। हाँ, कोई आदमी ऐसे विलन टाइप का जो आदमी है। करप्शन उसको वो माइनर है, वो 10% हो रही होगी। असली करप्शन है कि जो काम करना है, जो सही काम करना है, उसके पैसे लेना। अभी एक किसी छोटी सी बात है, गांव में किसी को किसी गवर्नमेंट स्कीम में घर बनाने के 1.25 लाख रुपए सैंक्शन हो गए। अब वो जो बैठा हुआ है क्लर्क, वो एक 1.25 लाख रुपए उसको निकाल के नहीं दे रहा, बोल रहा कि इसमें से 25,000 रुपये मुझे दो। ये वो सही काम करने के, जो काम करना है उसको, जो उसको डिसीजन लेना जो लेजिट वाला है, वो उसी के पैसे ले रहा है। दैट इज वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द करप्शन दैट हैपेंस। बट दैट इज आल्सो करप्शन। ये रॉन्ग है, गलत ही है ये। हाँ, 100%। मतलब इसमें मैं इसको डिफेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, पूरा पूरा प्योर करप्शन। बट या दैट इज इट। मतलब जस्ट वांटेड टू डिफरेंशिएट कि एक तो 2 टाइप की करप्शन होती है। एक तो पहले आदमी गलत कर रहा है, फाइल चोरी कर रहा है, लॉ को कुछ कर रहा है, विलेन वाली हरकतें कर रहा है, एक तो वो जो अंडरस्टैंड होता है। बट देन देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ दिस मंडेन करप्शन आल्सो, कि डे टू डे जो उनका काम है वही करने के लिए पैसे, उसके लिए ही पैसे लिए जा रहे हैं। तो वेयर डज इट स्टार्ट? कहाँ पे स्टार्ट होता है? स्टेप बाय स्टेप बताओ, करप्शन स्टार्ट कहाँ से होता है? करप्शन, आईएएस का करप्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट डे ऑफ द सिलेक्शन, फर्स्ट डे ऑफ द रिजल्ट, यूपीएससी रिजल्ट के पहले वाले दिन से करप्शन स्टार्ट होता है। कैसे? यूपीएससी का रिजल्ट आता है हर साल, जो यूपीएससी एग्जाम है सिविल सर्विसेज के लिए, आईएएस और आईपीएस को चुनता है। वो हर साल 200 आईपीएस चुनता है, 180 आईएएस चुनता है। उसका रिजल्ट आता है यूजुअली, फाइनली मेरिट लिस्ट निकालते हैं कि ये 1000 बच्चे सेलेक्ट हैं। उस दिन जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे देश के, वो सारे के सारे उनके पास पैसे लेके पहुंच जाते हैं कि आपका फोटो यूज करना है, आपका नाम यूज करना है। आफ्टरनून में रिजल्ट आएगा, बाय द इवनिंग दोज आईएएस एंड आईपीएस जो कि बच्चे अभी भी सिलेक्ट हुए हैं, ये 15-15 हज़ार के कमरों में रहे हैं पिछले 4 सालों से। अब इनको कोई 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए इनके घर पे बैठा हुआ ये देखे कि मेरे वाले यूट्यूब के चैनल पे आ जाओ। दैट्स द फर्स्ट डे, इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ देयर दैट देयर लाइफ लिटरली चेंजेस आफ्टर 1 or 1 minute। मतलब वो एग्जैक्ट सेकंड है, एक मोमेंट है सेकंड का। मतलब दे हैव एब्सोल्युटली फंडामेंटली डिफरेंट लाइफ। इससे पहले कोई पुलिस वाला इनको ना रोड पे थप्पड़ मार देगा और इनको जेल के अंदर डाल देगा अगर ये हल्का सा स्कूटर पे हेलमेट भी नहीं पहनेंगे। इसके बाद समथिंग एल्स, पहले दिन उनके पास पैसे पहुंचने स्टार्ट हो जाते हैं। द फर्स्ट डे, आई कैन टेल यू, आई कैन अश्योर यू विद दैट। तो सब बिकते हैं, सारे रैंकर्स बिक जाएंगे सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी भी रैंकर को ये मॉरल इशू ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वो कोई आपको 5 लाख रुपए लेके आ गया, 10 लाख रुपए लेके आ गया, फोटो लगानी है, ठीक है, उसके यूट्यूब चैनल पे चले जाना है, पॉडकास्ट पे चले जाना है किसी के, वो थोड़ा ऐसे ही दिखा देगा कि आप मेरे से ये पढ़े थे, वो पढ़े थे, टेस्ट सीरीज पढ़े थे। किसी को लग ही नहीं रहा, ये बहुत बड़ा मॉरल इशू है। और बस मैंने मेहनत करी, उस मेहनत के पैसे मिल रहे हैं। मेहनत के पैसे मिल रहे हैं। देखो ये बच्चा जो आईएएस वाला है, ये पहले ही अपनी पूरा यूथ बर्बाद कर चुका है, ठीक है। इसके जो सारे के सारे दोस्त है वो सेटल्ड लाइफ में कुछ कर रहे हैं, दे हैव अ फैमिली, सम ऑफ देम आर डूइंग वर्क, सम ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग आल्सो। तो जब ये 5-6 साल के बाद जब इसके पास ये आया तो इसको ये गलत ही नहीं लग रहा ना। अगेन, सो करप्शन रिजल्ट वाले दिन से स्टार्ट हो जाता है भाई, क्योंकि उसी दिन आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके घर पहुंच जाते हैं पैसे लेके।
कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमारा भी वो विल बिकम आवर रैंकर ऑल्सो। और ये करप्शन नहीं लगता, क्योंकि क्यों नहीं लगता? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। जस्ट बिकॉज पैसे आ गए? नहीं, जस्ट बिकॉज इट इज एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। अच्छा, सब कर रहे हैं तो मान लिया। सब कर, एवरीबडी इज डूइंग इट, सो इफ एवरीबडी इज डूइंग इट तो फिर तो गलत हो ही नहीं सकता ना। Okay, गलत और- तो वही चीज होती है जो कम लोग करते हैं। और यहाँ पे पकड़ा भी नहीं गए, इसमें कोई मॉरल इशू भी नहीं है, इट्स नॉट अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम। तो ये थोड़ा आपने अपना मॉरल कंपास शिफ्ट कर लिया। देखो हल्का सा हुआ है ना, बिल्कुल 1 डिग्री हुआ पहले दिन, बट यहाँ से स्टार्ट हो गया। दिस इज वेयर दे स्टार्ट। फिर और ये तो जो अच्छे स्टूडेंट है, राइट, द गुड वन हु आर मॉरली अपटाइट अपराइट, वो भी कर लेते हैं, क्योंकि इनको भी उसमें गलती नहीं लग रही। दे आर ऑल्सो नॉट रियलाइजिंग कि अगर तुमने एक बार किसी से पैसे ले ही लिए तो इट्स लाइक इट्स जस्ट अब तो बस मैटर ऑफ टाइम है। अब तो बस मैटर ऑफ टाइम है। सो दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स। ये सबसे पहले वाला जो है। फिर कहाँ होता है दूसरा यार, देन द ट्रेनिंग, द लबासना, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, तो वहाँ पे कहाँ से करप्शन होगा? मसूरी में। मैं यूपीएससी का टीचर रहा हूँ, मैं बड़े सारे से स्टूडेंट्स जो है मेरे कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबसे बात करता हूँ। एक तो सबसे पहला जो ऑलमोस्ट हर एक का सेंटीमेंट है, एवरीबडी विल लाइक कि सर यहाँ पे ना फर्जी इलिटिज्म सिखा रहे हैं। मतलब कि आपको बता दिया जाता है कि यू आर इलीट, यू आर समथिंग एल्स एंड एवरीबडी एल्स इज बिलो यू। क्यों? बिकॉज यू आर इन रियल टर्म्स ऑल्सो। तो उधर आपको ट्रेन किया जाता है कि तुम एलीट हो? हाँ, क्लासेस बना रहे हैं? क्लासेस बनती है। नो वे। 100%। हाउ? कैसे बनाते हैं? कैसे तुमको इस ट्रेनिंग की जाती है? लबासना में यार तुमसे सबके सब बड़े बड़े लोग आके मिल रहे हैं। मतलब दी क्रीम ऑफ द सोसाइटी, दी पावर सेंटर्स ऑफ द सोसाइटीज, दी MLAs आर मीटिंग यू, दी MPs आर मीटिंग यू, यू आर बीइंग ट्रीटेड, यू मतलब क्या नाम है, 6 महीने पहले तुम स्टूडेंट थे कि तुमसे क्या नाम है 8,000 रुपये का रेंट नहीं उतर रहा था रूम का, अचानक से भाई साहब तुम DGP के साथ डिनर कर रहे हो, वो तुमको इज्जत से पेश आ रहा है। तुम कहीं पे जा रहे हो, भाई साहब जो पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो सलाम कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे गाड़ियाँ चली हुई हैं, पूरे के पूरे देश में तुमको ट्रैवल कराया जा रहा है, जहाँ जाते हो तुमको बेसिकली प्योर लग्जरी में स्टे कराया जाता है। आउट एंड आउट दैट होल ट्रेनिंग ऑफ 2 years इज बेसिकली टू टेल यू दैट यू आर इलीट, यू आर डिफरेंट, यू आर समथिंग एल्स, ये बाकी सब तुम्हारे नीचे हैं। पहला एक मेरा स्टूडेंट है, IPS बना था 2022 में। जब वो पहली बार IPS की ट्रेनिंग करने गया तो वापस आया था वो, तो उसके बाद बोलता कहता सर बड़ी शर्म आ रही है। क्या क्यों? कहता सर मेरे पिताजी की उम्र के लोग मेरे को ना सैल्यूट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। एंड देन उसकी पोस्टिंग हो गई, ठीक है। 1.5 साल के बाद मुझसे मिला। ही वॉज जस्ट लाइक कि दिस इज सो ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल, because it's not like he learned it just by experience or he got used to it. This is what is taught in that system, that they are elite. कि तुम्हें सिखाया जाता है? पुलिस स्टेशन में जाते हैं ऐसे लाइक फील्ड ट्रिप्स के लिए, लाइक टू पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है उनके लिए। हर गवर्नमेंट ऑफिसर इमीडिएटली, यार वो अभी बच्चे हैं और ट्रेनर हैं, वो नहीं आई है सभी, अभी IPS नहीं है वो, बट दे आर बीइंग ट्रीटेड कि दिस इज इट। उनको तो उस जिले में पोस्ट भी नहीं होना, उस राज्य में वो जिंदगी में पोस्ट नहीं होना, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में या किसी पंचायत ऑफिस में जाएंगे तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट होती है कि राजा साहब आए। इससे क्या होता है ये जब अब आपको ऐसे सिखाते हैं कि तुम राजा ही हो और तुम्हें राजा ही बनना सिखाते हैं? इलिटिज्म से पता चल जाता है कि भाई अब मैं डिफरेंट हूँ। सो जैसे जैसे आप इलीट होते जाओगे, जैसे जैसे आप किंग की परसेप्शन, किंग की उसके रेंज में आते जाओगे, तो फिर इसका मतलब जो भी तुम करोगे वो सही है, तो इससे तुम्हें करप्शन गलत लगना बंद हो जाएगा। आई डिडंट गेट इट। एक मैं या किंग कैन डू नो रॉन्ग। ओके, ठीक है, किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो आपको सिखाया जाता है तुम राजा और राजा गलत चीज नहीं कर सकता, तो तुम करते। मैंने जितने भी लोगों से बात की है जो करप्शन है, नन ऑफ द करप्ट पीपल फील दे आर डूइंग रॉन्ग। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि दे आर डूइंग मॉरली रॉन्ग थिंग्स। डू दे नो दैट दे आर डूइंग मॉरली रॉन्ग थिंग्स, और इज इट मेकिंग देम गिल्टी? इट इज नॉट। वो तो हक का पैसा है। दैट्स, दे डोंट इवन फील कि इट इज रॉन्ग। यार मैंने पता है एक बार क्या हुआ, नाम नहीं लूंगा मैं, एक प्रिपरेशन कर रहा था मैं, एक लड़की थी, तो वो उसको बीमार हो गई थी, तो वो हॉस्पिटल में थी गुड़गांव, ठीक है। तो मैं उससे मिलने गया, तो शी वाज है, मीना था उनका लास्ट टाइम जो है लड़की का। उनके पिताजी जो थे वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कुछ थे, ठीक है। सो आई एम सिटिंग इन द हॉस्पिटल, द गर्ल इज स्लीपिंग बिकॉज शी इज सिक और इल। उनकी मम्मी बैठी हुई है। उनकी मम्मी, उनके पिताजी कुछ इंश्योरेंस वाले कोई डिपार्टमेंट या पेंशन डिपार्टमेंट में थे। उनकी मम्मी, द गर्ल वाज 26 और 27, उसकी मम्मी बैठ के मेरे को जस्टिफाई कर रही
कहते बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, मैं कहा आंटी, कहते अंकल ने कभी गलत नहीं लिया किसी का भी, हक नहीं मारते, जो अपने आप दे जाता है वो ले लेते, किसी गरीब को दुखी नहीं करते, काम का पैसा लेते हैं बस। चलो मैं तो क्या बोलूं भाई उसको, आई कुड से एनीथिंग लाइक दैट। एंड सो दोज वर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बट वो फिर जो उनका लाइफस्टाइल था या फिर जो उन्होंने पैसा जमा कर लिया था, यू कुड सी कि अंकल बहुत सारा काम करते हैं मेहनत कर करके, बट द वाइफ एंड द किड एवरीबडी वाज अवेयर एंड विलिंगली एक्सेप्टेबल टू इट। ठीक है, सही है ना सब। ये साइकोलॉजी में पढ़ता था मैं तो कि मॉरल डिसएंगेजमेंट थ्योरी बोलते हैं इसे। मॉरल डिसएंगेजमेंट, बिल्कुल। मैं तभी मतलब उनको कभी ये नहीं होता कि हम मॉरली गलत कर रहे हैं। तो इट्स लाइक ऐसे ही होता है कि मॉरल डिसएंगेजमेंट थ्योरी इज कि इतना छोटे छोटे पार्ट्स में होने लग जाता है कुछ गलत, और आसपास सब कर रहे होते हैं तो नॉर्मल लगता है, या ये काम के लिए तो इतना लगता ही है तो नेसेसरी है, या विक्टिम लेस है, हमारे लेने से कोई किसी का हार्म थोड़ी हो रहा है। और ये बार बार जब होता है और ये स्टोरी आप खुद को बोलते रहते हो तो आप मॉरली डिसएंगेज हो जाते हो, आपको लगता ही नहीं आप करप्ट काम कर रहे हो। देखो इसका ना एक एनालॉजिकल एग्जांपल जस्ट टू पॉइंट आउट, जो नाजी जर्मनी था वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था भाई। एक नॉर्मल सोसाइटी ने कैसे 6 मिलियन जूज और जिप्सीज को हॉलोकास्ट करने के लिए लाइक गैस चेम्बर्स में मारने की ठान ली। वहाँ की जो मिडिल क्लास है, वो जो नॉर्मल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, क्या वो दिख नहीं रहे थे उनको? इट हैपेंड दैट वो स्लिपरी स्लोप वाला थोड़ा थोड़ा, तभी मैं बोला कि द करप्शन स्टार्ट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रिजल्ट। इसीलिए क्योंकि उस दिन उसको वो लगने लग जाता है कि पैसा लेना कुछ गलत नहीं होता, क्या गलत है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो वो लबासना की जो ट्रेनिंग है और जो एक आईपीएस की होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी कहते हैं उसको, इनकी जो ट्रेनिंग है इसमें इनको सबसे पहले बता दी जाता है कि यू आर द एलीट ऑफ द सोसाइटी, यू आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी। इस समय इनको थोड़े थोड़े से फेवर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे क्या? इन फेवर एमएलए इनसे मिलके चला जाएगा, एमपी इनसे रिश्ते बना लेगा, फोटो वोटो खिंचवा लेगा, इनके घर पे गिफ्ट विफ्ट पहुंचने लग जाते हैं। कुंवारे लड़के लोग हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, उनके पास बातें, उनके पास लाइक जो एलीट जो अच्छे सोसाइटी के लोग हैं या बड़े लोग हैं, वेल टू डू पीपल है, दे स्टार्ट रीचिंग आउट टू देम एंड द ओनली वे टू रीच आउट देम इज टू सेंड अ गिफ्ट। कभी जाए तो किसी के पास मिलके गिफ्ट तो लेके जाना चाहिए, दैट थिंग बिकम्स। और ये लेते जाते हैं गिफ्ट। यार द फर्स्ट गिफ्ट डजंट फील बैड राइट, उनको लग नहीं रहा कि वो रिश्वत है। अभी मैं अगर आपके घर आया हूँ, मैं आपके पास एक गिफ्ट लेके आया हूँ, दैट इज नॉट द रिश्वत राइट। तो वो नॉर्मल रखा जाएगा, फिर दूसरा रखा जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, एंड देन व्हेन द फेवर कम्स तो वो लगता है फिर वो पता नहीं रहता कि कब कौन से वाला था जिसमें फेवर चेंज हुआ था। हाँ, पहले तो मिठाई आई, कब घड़ी बन गई, कब घड़ी बन, कब आईफोन बन गया, कब मैकबुक बन जाता है, एंड देन अब आईफोन यूज कर लिया उनका तो उस पे जब फोन आएगा तो फोन उठाना पड़ेगा उनका और रिटर्न करना पड़ेगा थोड़ा सा फेवर। सो लाइक दैट। ओके। एंड देन ऑब्वियसली अब जो कोर सिस्टमैटिक करप्शन है दैट कम्स विद द फर्स्ट पोस्टिंग, लिटरली फ्रॉम द फर्स्ट पोस्टिंग। क्या एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, नाम की एक आईएएस का, क्या नाम है, आईएएस नहीं थी, मतलब फ्रॉड आईएएस थी, फेक आईएएस कैसे होता है? फेक आईएएस और फ्रॉड आईएएस वर्ड तो मैं गलत बोल रहा हूँ शायद, बट एज इन की उसने अपने गलत डॉक्यूमेंट्स यूज किए हुए थे। शी फेक्ड हर डॉक्यूमेंट्स, तो शी वाज नॉट फिजिकली हैंडीकैप्ड, लेकिन फेक फिजिकल हैंडीकैप का डॉक्यूमेंट बना लिया, ठीक है। और देयर आर नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट्स आर लिमिटेड, ठीक है। तो जब उसके अटेम्प्ट खत्म हो गए तो उसने अपना नाम चेंज कर लिया, पापा के नाम में स्पेलिंग चेंज करके नए सर्टिफिकेट्स बना लिए और फिर अटेम्प्ट दे दिया। सो एंड शी गॉट अवे विद इट, लिसन टू मी, मोर इंपॉर्टेंट, शी गॉट अवे विद इट, she got selected as an IAS, remember that? She was put in probation in Pune and it was still fine. वो बदतमीजी इतनी करने लग गई वहाँ पे कि वो जो उसके शहर का IAS था उसने कंप्लेंट कर दी, वरना तो वो खत्म था उसका। उसने क्या कहते हैं, जो कलेक्ट्रेट ऑफिस था उसमें थोड़े ड्रामे कर दिए, अपनी ऑडी थी उसके ऊपर लाल बत्ती लगा के घूमने लग गई। सो शी अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड दैट्स व्हाई शी वाज। बट इतनी टफ एग्जाम, इतना रिजिड सब प्रोसेस, उसमें कोई डॉक्यूमेंट फर्जी डाल दिए, उसमें अपने फिजिकल हैंडीकैप की पूरी कुछ एग्जामिनेशन। यूपीएससी में डॉक्यूमेंट बहुत सारे फर्जी आते हैं यार। देयर इज अ लिटरल लिस्ट ऑन द इंटरनेट व्हिच हैज बीन क्रिएटेड इन कोलैबोरेशन विद सम ऑफ द पीपल। कम से कम 20 से 25 डाउटफुल है। फिजिकल हैंडीकैप के तो बहुत ही फेक है। They just the system is so weirdly, the cage is so strong. ऐसा बोलते हैं even a god cannot remove an IAS. भगवान भी स्वयं आ जाए तो एक IAS बनने के बाद उसको नहीं हटा सकते हैं। उसके बावजूद भी इसने केस कर रखा है। And I swear to God, I would not be surprised अगर वो जीत जाए और reinstate हो जाए। I would not be surprised by that. फेक सर्टिफिकेट्स यूपीएससी में बहुत होते हैं। अरे हाँ, वैसे
आई वुड नॉट कॉल दिस करप्शन ऑफ द, क्योंकि स्टूडेंट फेक सर्टिफिकेट्स बनवा दें तो ये आगे वाले क्लर्क की करप्शन है, तो बच्चों की नहीं है। बट हाँ, अब जब तुम सिस्टम को रूल ब्रेक करके एंटर कर रहे हो तो तुम बड़े हो कि फिर मतलब निकाह अगर पास कर लिया तो क्या होगा। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की एक रिजर्वेशन होती है 10% एग्जाम्स में। तो EWS का मतलब कि जिसके पास एनुअल जो इनकम है 8 लाख रुपए से कम है, और उसके और भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, फेक बनते हैं सारे के सारे। Nobody is willing to check it because it's a loophole, as in कि भाई there are so many ways to do those loopholes। जैसे एक बड़ा फेमस IAS है, तो उसने क्या किया भाई, उसके पास जितनी भी जमीन थी, जितने भी जो भी उसके पापा मम्मी पापा के प्रॉपर्टी के थे, वो सब अपने ताऊ जी के मामा के लड़कों के नाम कर दी, दिखा दिया भाई, ITR भर दिया भाई, हमारे पास तो कुछ है नहीं, गरीब आदमी है, गॉट द EWS सर्टिफिकेट, गॉट सिलेक्टेड, अब बन गया। हाँ, उसके ऊपर कंप्लेंट कर रखी है, इंक्वायरी भी है, 2 साल से चल रही है, कोई मतलब नहीं। एंड he'll win in the sense कि even if this case goes to Supreme Court, the answer would be भाई कि उस जमीन हटा दी ना, उस समय वो EWS था, they'll find that loophole, the lawyer will easily find it कि किस बात की कंप्लेंट कर रहे हो, ये EWS का सर्टिफिकेट वैलिड है, हाँ लेजिट है, हाँ, तो फिर व्हाट इज द कंप्लेंट ब्रो। ओके, कमिंग बैक टू अवर पॉइंट, तो आपने बोला फर्स्ट एलिटिज्म, फिर फर्स्ट डे से करप्शन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट डे से करप्शन कैसे करप्शन है? इतना इजी थोड़ी होता हो, कोई जाता है किसी कहीं पोस्टिंग हुई वहाँ पे क्या करप्शन? बहुत ईजी है यार, सारे के सारे जो डिसीजन है इन्हीं के हाथ में है। कल को सुबह कोई गिव मी 3 मोस्ट बेसिक मोस्ट पॉपुलर वेज जिससे करप्ट होते हैं, जो डे 1 पे इनको ऑफर आते होंगे जैसे। दिल में 3 बेसिक वेज। हाँ। देखो, एक तो सिंपल फेवर वेवर करना, सारे के सारे जो डिसीजंस हैं किसी भी जिले के जो हैं वो एक IAS कर रहा है और लॉ एंड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में पुलिस कर रहा है, ठीक है। आपको किसी को परमिशन देनी है, किसी भी कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होनी है, आपको इसकी परमिशन देनी है, वो जो बिल्डर है वो आपके पास पहले दिन ही 10 लाख रुपए लेके पहुंच जाएगा कि सर मुझे इसकी परमिशन दिला दो। तो वो परमिशन तो वैसे भी मिलनी चाहिए उसे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो वैसे मिलनी चाहिए, बट नहीं करते ना, फाइल आगे ही नहीं जा रही ना। जब तुमको लीगल काम करने के ही पैसे मिल जाएंगे तो फिर तुम लीगल क्यों करोगे? बट डे 1 पे सब लोग थोड़ी ले लेते होंगे, यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होता होगा। नहीं, दिस इज स्टार्ट। देखो, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि एवरी IAS विच यू मीट इज अ करप्ट पर्सन, एब्सोल्युटली नॉट, 100% नॉट। इट्स जस्ट अ सिस्टमैटिक थिंग। सब नहीं करते ऑब्वियसली। हाँ, तो जो होता है करप्ट वैसे होता है। हाँ, मैं पेंट नहीं करना चाहता हूँ कि पहली पोस्टिंग पे गए अगले महीने करने लग गए हैं, बट देन देयर आर एग्जांपल्स। फर्स्ट पोस्टिंग पे इतने सारे लोग पकड़े जाते हैं, इतनी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। फर्स्ट पोस्टिंग पे अगर आ रही हैं, अगर IAS प्रोबेशनरी IAS को भी पकड़ना पड़ रहा है, अगर उनको पहली प्रोबेशन पे अगर वो कर रहे हैं, तो इट्स का मतलब यू कैन थिंक लाइक कि कितना ज्यादा वाइडली वो है। हर एक चीज है, देख क्या नाम है, रूल्स को बेंड करना, कॉन्ट्रैक्टर उनसे मिलने आने स्टार्ट हो जाते हैं, रिलेशंस इनकलकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो 6 महीने बाद सारे के सारे डिसीजन यहीं से लेंगे। आप एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है, आपने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया था भाई 100 एकड़ में पेड़ लगाने का, ठीक है। अब ये जो पेड़ लगाने का जो ये पैसा है, ये तो इन्हीं कलेक्टर साहब से आएगा, ठीक है। अब तुमको डर है कि कलेक्टर साहब अगर 2 महीने भी फाइल पे गलती से बैठ गए, भूल भी गए, ये गलती से भूल गए, विदाउट एब्सोल्युटली प्योर गलती, मतलब प्योर इंटेंशनल अनइंटेंशनल गलती, मिस्टेक थी, फाइल नहीं आई, मिली नहीं, मेरे सामने नहीं आई, भूल गए भाई, 2 महीने में तो मेरा तो क्रेडिट उठ जाएगा सब कुछ, मैं तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तो वो जो मेरे पास पैसा आना है, जो जैसे कि 5 करोड़ रुपए जो आना है, मेरे को वो टाइम से चाहिए। तो मैं पहले दिन ही कलेक्टर साहब से मिलके कलेक्टर साहब को अपना नाम और अपना एक गिफ्ट देना चाहूंगा, ताकि जब वो 5 करोड़ रुपए आए तो सर गलती से भी साइन कराने में लेट ना हो जाए, क्योंकि 2 महीने भी लेट हो गए मैं तो हो गया ना बैंकरप्ट। एंड कलेक्टर साहब डजंट फील करप्ट राइट नाउ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक गलत कुछ किया नहीं है। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल। तो सब लीगल चल रहा है ना अभी। तो गिफ्ट लेना लीगल है? ऑफिशियली नॉट लीगल। तो फिर लेकिन अब गिफ्ट ट्रैक कैसे करोगे? मैं अगर आपको कुछ दे के चला जाऊँ, यहाँ पे एक मोबाइल फोन दे जाऊँ, तो हाउ इज एनीबॉडी इज गोना ट्रैक इट? कलेक्टर का तो बहुत पब्लिक लाइफ है, इतना उसको डर लगता होगा, क्योंकि नहीं, कलेक्टर की पब्लिक लाइफ का मतलब वो है कि उससे पब्लिक अप्रोच कर सकती है, बट जो मिलना है तो वो तो कोई कभी भी लिया जा सकता है। अगर कलेक्टर की लाइफ पब्लिक होती तो हमें सभी पता चल जाता कहाँ से गिफ्ट आ रहे हैं। नहीं, बट इंक्वायरी किसी पे भी कभी बैठ सकती है ना, तो देन मैं बताया, ओनली गॉड कैन रिमूव एन IAS। कितनी इंक्वायरी आप अच्छा, आपको नहीं भी पता हो, एक्सपर्टीज नहीं है, ऑडियंस को नहीं भी पता हो, तो मुझे बता दो कि 70 साल में कितने IAS हटाए गए, जबकि सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि सबसे ज्यादा जो करप्शन, भाई सबसे पावरफुल लोग वही है, डिसीजन मेकर ही वही है। जैसे एक पाइप में पानी बह रहा है, तो जो उसका सबसे नैरो पॉइंट है, उतना ही पानी बेसिकली जा सकता है ना, दैट विल डिटरमिन द फ्लो। वो डिसीजन मेकिंग का सबसे नैरो पॉइंट है,
जितने भी ऊपर के गवर्नमेंट के जो डिसीजन है और जितने भी नीचे के गवर्नमेंट के, यहीं से गुजर के जाएंगे, नल से जाएगा, इसी से जाएगा और कहीं से नहीं जा सकते। तो कुछ पता नहीं चल सकता यार, किसी को पता नहीं चलने देता, मतलब वैसे सबको पता होता है, everybody knows it, who doesn't know it? And in the beginning from day one पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं कि is it in the form of कि घड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, डिनर पे लेके चले गए, आपके घर वालों को वेकेशन पे भेज दिया। बाय द टाइम जब तुम आप फर्स्ट पोस्टिंग पे जाते हो, आप सबसे मिल चुके होते हो और आपको सब बता चुके थे क्या करना है। कौन होते हैं ये सब? ट्रेनिंग के समय में, ट्रेनिंग के समय में आप आईएएस से मिल रहे हो, आईपीएस से मिल रहे हो, ट्रेनिंग में ही इनको बेसिकली मिलता है। सीनियर्स जो हैं वो सब एक दूसरे से कांटेक्ट, मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक कनेक्टेड। कितने हैं? 5000 आईपीएस है, 5000 आईएएस है देश में। सब बता देते हैं सीनियर्स कि तू मेरी टेरिटरी में आ रहा है या यहाँ जा रहा है, उधर, ये सब पहले से पता होता है। दैट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स कि डोंट बी डिफिकल्ट, दिस इज नॉट, ये अब तुम्हारा एग्जाम नहीं है, ये नाइव नहीं रहना है, बी प्रैक्टिकल। यू आर टेलिंग द सीनियर आईएएस, वो बोलते हैं कि देखो तुम्हें थोड़ा, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि सीनियर आईएएस एक्चुअली में जूनियर्स को इमीडिएटली ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि बेटा अब आपकी जॉब लग चुकी है तो अब आपको प्रैक्टिकल रहना चाहिए। और प्रैक्टिकल रहना मतलब? प्रैक्टिकल रहने का मतलब होता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर गिफ्ट लेके जाए तो आप उसको ऐसे मूवी स्टाइल में उसे अपने कमरे से बाहर मत निकाला कीजिए। एक्चुअल बोलते हैं लोग ये। ट्रेनिंग में पता चल जाता है कौन सा आईएएस आईपीएस किस डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, ठीक है। जिस डिस्ट्रिक्ट में वो जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट नहीं सॉरी स्टेट का पता चल जाता है, कार्डर बता देते हैं कि कौन से, और वो फिर उस कार्डर में ही फंक्शन करता है पूरी लाइफ। उस कार्डर के सारे लोग फिर उससे कांटेक्ट कर लेते हैं, पहुंचने से पहले कर लेते हैं यार। मेरा नाम है, मैं बड़ा बढ़िया आदमी, मैं बड़ा आईपीएस 55 साल का हूँ मैं, ठीक है। सो इस साल का बैच आया आईपीएस का, मैंने देखा भाई महाराष्ट्र के कार्डर में कौन कौन आया है। मेरे को पता है कि 3 साल के बाद मेरी रिटायरमेंट है, मैं इनसे बना के रखूंगा, मैं फ़ोन कर लूँगा सबको, आ जाओ यार बिलो, मैं डिनर पे बुलाऊंगा। एंड दिस हैपन्स विद ऑल द बिग पीपल, MLAs, MPs, contractors, all of these people, anybody else, corporate also who wants the connections. कनेक्शन बनाओगे कैसे? तभी तो बनाओगे जब वो फ़ोन सबके फ़ोन उठा रहा है। अगर वो बन गया आईएएस, 6 साल हो गए उसको, तो तुम्हारा फ़ोन उठाने वाला नहीं जिंदगी में कभी भी। तो यही मौका है, दिस इज दी डोर इज ओपन राइट नाउ फॉर हिम टू बी अ फ्रेंड विद एनीबडी। सो यू कैच द फिश एज अर्ली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी सुबह उठ के उसको पकड़ लोगे उतनी जल्दी है। तो वो रिलेशनशिप इनकलकेशन बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, क्योंकि पता चल गया ना कि दिस गाय इज कमिंग टू महाराष्ट्र, दिस गाय इज कमिंग टू दैट। एंड जो सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन है, द सीनियर्स को पता है, वो जी चुके हैं 30 साल 25 साल, उनको पता है कुछ नहीं होना है, ठीक है, आपको बढ़िया पोस्टिंग चाहिए, अपना एंजॉय करो यार। So where do they keep all this cash? लैंड, सारा का सारा जो ये करप्शन का पैसा है, लैंड। आप कभी भी जब भी आप न्यूज़ पढ़ोगे कि एक आईएएस करप्शन करते पकड़ा गया, ये 1000 करोड़ का, ये 600 करोड़ का, लास्ट में नीचे लिखा होगा कि उसके ये फार्म हाउस पकड़े गए हैं, ये 40 फ्लैट पकड़े गए हुए, लैंड। देखो, एक डिस्ट्रिक्ट जो होता है ना, उसका जो सबसे बड़ा गुंडा है वो आईपीएस होता है, ठीक है। अगर किसी को बहम हो कि कोई और नहीं, आईपीएस इज दी सबसे बड़ा गुंडा होता है। नाउ जो क्रिमिनल्स होते हैं, दे हैव द ब्लैक मनी, तो वो ब्लैक मनी का कुछ इक्विटी में स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, तो वो करते हैं लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट। आईपीएस के पास सारी की सारी कॉन्फ्लिक्टेड लैंड्स की FIRs है, इंफॉर्मेशन है, तो उसको सब पता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में किस लैंड के ऊपर कलेश है, किस लैंड के ऊपर नहीं है। तो जैसे ही एक आईपीएस जाता है, तो सारे के सारे क्रिमिनल्स को सामने बुला लेता है कि भाई कौन कौन सी लैंड है, बताओ क्या क्या करना है, इस पे बिल्डिंग बना लो, इस पे बना लो, इस पे बना लो। और फिर सेम ये जो ब्लैक मनी है वो उसी चीज़ पे फ्लो होती है। क्यों? क्योंकि वो आईएएस की जो परमिशन है वो आईएएस को ही देनी है उस पे बिल्डिंग बनाने की। ऑल दैट मनी इज रिवॉल्विंग। अब तो यार राज, तुम तो मुंबई में रहते हो, तो आई वुड नॉट, मुंबई का तो मुझे नहीं पता, बट व्हेन इट कम्स टू गुड़गांव वेयर आई लिव और एनी मतलब NCR एरिया, भाई वहाँ पे ना फ्लैट ना 4-4, 5-5 करोड़ के हो रखे हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 1.5 लाख से ऊपर नहीं जा रही है। मतलब कि अगर कोई नॉर्मल आदमी 10-15 लाख 20 लाख रुपए कमा रहा हो, अच्छी सैलरी है, 20 लाख रुपए तो अच्छा पैकेज माना जाता है, अगर वो कमाए, वो एक फ्लैट लेने जाए तो उसको अपने 20 साल की इनकम लग रही है वो फ्लैट लेने में। वाई इज द रियल एस्टेट ऑफ NCR सो मैसिवली इन्फ्लेटेड? क्यों? जितने भी IAS और IPS हैं, all that black money goes there, buying the plots, buying the flats. They can't invest. कहाँ करेंगे इन्वेस्ट? They are not entrepreneurs. They startup नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, गोल्ड में तो डालते ही हैं, लेकिन जो फाइनली जो सारा का सारा पैसा, द स्टोर ऑफ द वैल्यू एंड द इंक्रीज ऑफ दैट वैल्यू ओनली कम्स फ्रॉम द लैंड, एंड द लैंड इज अगेन कंट्रोल्ड बाय द IAS एंड IPS। इनको पता है यहाँ हाईवे निकलने वाला है। ये भी हुआ ना रिसेंटली, अभी भोपाल में यार 50 IAS थे, ठीक है, 50 IAS ने कॉमन लैंड खरीदी 5.5 करोड़ की, बोल के कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद वहाँ से निकाल दिया उन्होंने, 10 महीने के बाद वहाँ से एक हाईवे का प्रोजेक्ट पास कर दिया। 2.5 साल के अंदर अंदर वो 65 करोड़ की होगी, और अभी तो हाईवे बना भी नहीं है, ठीक है। वो 5 से 65 करोड़ तो हो चुकी है, अभी तो हाईवे बना भी नहीं। एंड दिस इज द लीस्ट ऑफ द करप्शन। ये तो जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग तो वैसे क्रिमिनल होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग ही है, बट ये तो लीस्ट है। मैं तो ये बता रहा हूँ, ये तो लीस्ट करप्शन। इट गेट्स मोर कन्व्यूलेटेड कि कोई लैंड है उस पर डिस्प्यूट चल रहा है, कोई क्रिमिनल उस पर कंफ्यूज क्या नाम डिस्प्यूट करने की कोशिश कर रहा है, एक IPS को पता चल गया, रादर देन हेल्पिंग यू और द विक्टिम्स, वो उस क्रिमिनल के साथ कोलेट कर लेगा, कह रहा काम करे तो बिल्डिंग डाल लेते हैं, बिल्डिंग का पैसा भी वही लाएगा, क्या नाम है, क्रिमिनल अपनी ब्लैक मनी ले आएगा, बिल्डिंग की परमिशन IPS दिला देगा, उसके हाथ में हटाना। बिल्डिंग के 2 फ्लोर एक बार फ्लैट बन के बिक जाए, उसके बाद तुम देखो, कोर्ट देखो, ना क्रिमिनल को चिंता ना IPS को, दोनों के पैसे तो निकल चुके हैं। हाउ कॉमन इट इज? इट विल बी सो कॉमन कि वी शुड बी रियली सैड दैट दिस हैपेंस। ये इतना ज्यादा कॉमन है, हर शहर में हो रहा होगा, हर शहर में, सारे के सारे Tier 2 शहर, Tier 3 शहर, उसमें अगर जब भी कोई देखोगे तो यू कैन इजीली अज्यूम कि सारे IPS IAS का जो पैसा है वो यहाँ पे आ रहा है। देन ओके, व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या होता है, फिर कहाँ से, व्हाट आर द वेज, व्हाट इज द पॉइंट एक्चुअली जहाँ से देयर इज नो गोइंग बैक, कि अब आदमी इतना फंस चुका है इसके बीच में कि रैंक का पैसा ले लिया, फिर उसके बाद दोस्ती यारी, फ्रेंडशिप, पावर, डिनर, एलिटिज्म, जाते से फर्स्ट डे कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे दे दिए, लाइक यू आर इन द सिस्टम ना। ऐसा पॉइंट आता है लाइक देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, कि भाई अब तो किसी का अगर कॉन्शियस जागे तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि यू आर डीप इन ट्रबल। नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, देखो पर्टिकुलरली हर एक बंदे का मेरे ख्याल से अलग अलग होता होगा, बट वैसे अगर जनरल सिस्टमेटिकली बात करें तो नो पॉइंट ऑफ रिटर्न आता है कि जब वो ट्रांसफर से डरने लग जाता है, जब फैमिली बन जाती है उसकी। टिल द टाइम यू डोंट हैव अ फैमिली, आपको किसी IAS को ब्रेक करना है, अगर वो ऑनेस्ट IAS है, अभी नहीं करना चाहता भाई साहब करप्शन, उसको ब्रेक करना, उसने शादी कर ली, उसके एक बच्चा है उसका, ठीक है, वो स्कूल जाने लग गया, उसको डाल दो नेपाल के बॉर्डर पे, सीतापुर पे, ठीक है, शादी अच्छी जगह से करके आया है, इसकी वाइफ अच्छी एजुकेटेड है, उसकी फैमिली एजुकेटेड है, अब ये फंस जाएगा वहाँ पे जाके अकेला रह के। नाउ दे वांट द प्लम पोस्टिंग, अब उनको चाहिए प्लम पोस्टिंग। तो यहाँ पे प्लम पोस्टिंग क्या होता है? प्लम पोस्टिंग मतलब कि जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू किया जा सके, जहाँ पे लैंड ज़्यादा हो, जहाँ पे इकोनॉमिकली वेल टू डू, जैसे लखनऊ हो गया, बड़ी अच्छी वाली जगहों पे, ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ से ज़्यादा पैसा फ्लो हो रहा हो गवर्नमेंट का, जैसे आर्काइव्स डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं फ्लो कर रही है गवर्नमेंट वहाँ पे, ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर वाला है, वाटर वर्क्स है, कोई गवर्नमेंट स्कीम्स है, MG नरेगा हो गई, इसमें से फ्लो हो रहा है ना पैसा, ताकि कंट्रोल कर सके। लैंड है, रेवेन्यू वाले जो डिपार्टमेंट्स है, जहाँ से पैसा फ्लो कर रहा था, जिधर भी जा रहा होता है, तो वो वाली चाहिए। और अच्छे अर्बन एरियाज में हो जाए, नोएडा में करवा दो आप, दिल्ली में रेवेन्यू कमिश्नर, दिल्ली वाला तो मतलब दिल्ली का तो कार्डर वैसे दूसरा है, बट हाँ नोएडा इज अ डिस्ट्रिक्ट जो कि बहुत ही, नोएडा कर लो, दिल्ली कर गुड़गांव लो, बॉम्बे कर लो, हाँ बॉम्बे कर लो, गुड़गांव इज वन। तो इसमें तो इसमें जो भी पोस्टिंग लेके आता है ना, मैं बता रहा हूँ, देखो किसी को बोल नहीं सकते हैं, सो टोटली इट इज़ एलिगेशन, बट अगर ऐसे नोएडा गुड़गांव ऐसे जो बड़े वाली प्लम पोस्टिंग होती है भाई, वो आती है प्योर एकदम हायर यूनियन मिनिस्ट्री तक के लेवल की जब पहुंचो, तो पोस्टिंग के लिए भी पहुंच लगती है, पोस्टिंग वहाँ भी करप्शन लगता है, दे आल्सो हैव टू गिव इट टू समबडी। हाँ मतलब कि इज इट दे हैव टू से कि किसी को पैसे देने पड़ते हैं पोस्टिंग कराने के लिए, कि किसी को बस ये बोलना पड़ता है कि आई विल बी रेडी टू डू व्हाटएवर? नो भाई, दोनों तरीके का देख, फेवर वाली बात है। इफ यू आर, अगर तुम्हारे पीछे कोई इतना पावरफुल हैंड है, MP है, कोई MLA है, तो वो तुमको करवा देगा, बाकी फिर तुम उनके पास पहुंचाते रहो। कई जगहों पे पैसे लेके भी करवा सकते हो तुम डायरेक्टली, कि आई एम जस्ट रेडी टू गिव यू द कॉस्ट ऑफ दिस, अभी दे देता हूँ। जैसे ना देखो IPS है, IPS के हाथ में जैसे छोटी सी चीज़ है, IPS के हाथ में होता है कि वो ना SHO असाइन करता है, ठीक है। SHO के बारे में एक कोड होता है कि इंडिया की जो सबसे पावरफुल पोस्ट है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो SHO है, और SHO की बोली लगती है कि
एक एसएचओ को बोला 2 करोड़ रुपए की, तुम 2 करोड़ रुपए देगा उसको एसएचओ दे दूंगा मैं, ये वाला एरिया का एसएचओ दे दूंगा। क्यों? बिकॉज एसएचओ कंट्रोल्स द होल एरिया। भाई आईपीएस एक्चुअली में फील्ड पे जाके थोड़ी ना काम कर रहा है, असली में तो जो कंट्रोल है, जो पुलिस का जो कंट्रोल है, उसका जो मेन वो है प्यादा जो है वो एसएचओ है। ही कंट्रोल्स द होल एरिया। उसके अंदर जितने भी क्रिमिनल्स हैं, उसके अंदर जो भी गलत सलत जो भी हो रहा है, वो इसी को वो कंट्रोल कर सकता है। और वो पैसे कैसे कमाएगा वापस अगर 2 करोड़ दे दिए तो? हर एक बात पे यार, जितनी भी चीजें, हर एक चीज के लिए परमिशन चाहिए, हर एक चीज के लिए लाइसेंस चाहिए। कोई भी क्रिमिनल पकड़ लिया, उसके जिस दिन भी जो क्रिमिनल पकड़ जाता है उसका 50% माल खत्म हो जाता है उसी दिन। पुलिस से अगर क्रिमिनल बच के जा रहा है तो इसका मतलब ही हैज ऑलरेडी गिवन 50%, वरना पुलिस ने क्यों छोड़ना भाई? पुलिस से एक हेलमेट, ट्रैफिक पुलिस से किसी हेलमेट वाले को नहीं छोड़ रही है भाई। तो अगर कोई बड़े क्रिमिनल को कोई छोड़ दिया, सी एनी क्रिमिनल केस, ठीक है, पीपल आर विलिंग टू पे एनीथिंग, राइट? अगर एक छोटे से एरिया में 50,000 लोग रहते हैं, दिन के कोई ना कोई 10 से 15 इधर उधर कुछ ना कुछ क्रिमिनल केसेस होते रहते हैं, राइट? एनी दैट्स अ रैंडम नंबर, बट स्टिल, तो क्रिमिनल केस से बचने के लिए, बाहर जाने के लिए, यू आर विलिंग टू पे एनीथिंग। हु इज नॉट विलिंग टू पे एनीथिंग? और सीरियस वालों में तो अलग लिमिट हो जाती है, केसेस, मर्डर केसेस को तो उसकी तो लिमिट ही अलग हो जाती है पैसों की। लेकिन उसके नीचे छोटे मोटे वाले में भी भाई कोई पैसे तो कोई कुछ भी देने को तैयार हो जाता है विद देयर कैपेसिटी। पीपल विल पे लिटरली 50% ऑफ देयर होल प्रॉपर्टी टू गेट आउट ऑफ इट। मर्डर केस में आप 50% तो बिल्कुल प्रॉपर्टी वैसे ही दे दोगे बचने के लिए। और उनको क्या करना है? उनको एक FIR गलत लिख देती है, एक एविडेंस को खराब कर देना है, एक विटनेस का नाम नहीं लिखना है, प्रोसीजरल ही मिस्टेक कर दे। प्रोसीजरल मिस्टेक से पूरा का पूरा एक्विट हो जाएगा आदमी। मेरे को जाके विक्टिम के साथ गलत भी नहीं करना है, इतना पाप भी नहीं करना है, मैं तो प्रोसीजर ही गलत कर दूं उसी में। गलत ही है ये तो विक्टिम के साथ। I'm just saying that this is how they justify themselves. This is how we justify. एक तो होता है भाई विलन को जाके विक्टिम को मारना है, पीटना, गोली मार दी, बचा लिया, ऐसा कुछ हो गया। विटनेस को खुद गोली मार दिया, ऐसा कुछ हो गया। पुलिस मार दी नहीं हमारे कई बार मूवीज में, पुलिस वाला ही विटनेस को गोली मार देता है, इतने ज्यादा ईविल। ऐसे वाला नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे प्रोसीजर गलत कर दो, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक कर दो। FIR भाई तुम कोर्ट में तभी तो कन्विट कर पाओगे जब तुमने यहाँ पे अच्छा किया हुआ है। इफ यू जब तुम्हारा क्या नाम, पूरा का पूरा केस वाटर टाइट है, तभी तो कोर्ट उसको कन्विक्ट करेगी। छोड़ दो, नहीं करता मैं वाटर टाइट, लूप होल खुद ही छोड़ देता हूँ, एंड दे नो द लॉ, सो ऑब्वियसली लूप होल खुद ही छोड़ देता हूँ, क्या करेगा? देखो यार, सिंपल सी बात यह है, व्हाई दिस केज थिंग, कि मैं क्यों कहता हूँ ये स्टील केज है या क्यों ये स्टील फ्रेम नहीं है। देखो ये अंग्रेजों ने बनाया था, इट्स एज सिंपल एज दैट। आईपीएस का पर्पस तुमको सर्व करना है ही नहीं, उसको तुमको सब्जुगेट करना है, उसका पर्पस ही है, उसका पूरा का पूरा डीएनए। कितने लोग हेल्प तो करते हैं, कितनी लाइक हम लोग जिस तरीके से चल पा रहे हैं, नहीं तो सोसाइटी वाइल्ड हो जाएगी। इन लोगों ने कंट्रोल में रख रखा है, इन लोगों ने एक्चुअली अपने हाथ में चीजें रख रखी है। दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी देयर सम, कुछ तो डर है, नहीं तो खुला लोग क्राइम करेंगे। नहीं, ऐसे खुला लोग वैसे कोई क्राइम नहीं करता है, पहली तो बात। दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, नो डाउट्स अबाउट इट, ऐसा कोई नहीं है। ये तो 1930 में भी कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना ही है, ये तो पर्पस ही है, मेन पर्पस। बट वो लॉ एंड ऑर्डर सब्जुगेट करके, आई डोंट नो अबाउट यू या फिर, बट मैं जानता हूँ, मेरे को पुलिस के पास जाने से डर लगता है, और एक नॉर्मल ऑर्डिनरी आदमी को पुलिस के पास जाने से डर लगता है, और गरीब आदमी को पुलिस के पास जाने से बहुत ज्यादा डर लगता है। व्हाई? बताओ, टेल मी व्हाई। अगर इफ दे आर टू सर्व अस, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छा काम करते हैं, हेल्प भी करते हैं यार, बहुत लोगों को हेल्प करते हैं। प्लीज, मतलब जब भी मैं कोई ओवर आर्किंग स्टेटमेंट कहूँ, मैं उसको अपोजिट को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो कहीं उसको कोई गलत ना समझे, बट आई एम जस्ट सेइंग इन अ मैनर ऑफ सेइंग कि क्यों पुलिस से आम जनता, ऑर्डिनरी आदमी डरता है। आई स्वेयर, मेरे को जेन्युइनली डर लगता है। आज तक 35 साल की जिंदगी में भाई, मैं जब भी पुलिस के साथ एंगेज हुआ हूँ, मेरा एक्सपीरियंस हमेशा बुरा रहा है। आई हैव नेवर फेल्ट दैट दे आर टू हेल्प मी। आई हैव बीन, मैं रात को घूम रहा होता हूँ या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, मेरे को पुलिस वाला को एक बार हाथ वाथ दे दे, आई एम, मेरी हार्ट बीट बढ़ती है, मेरे को एंग्जाइटी होती है हमेशा, ऑलवेज। आई जस्ट डोंट फील फ्रेंडली। है ही नहीं पुलिस फ्रेंडली, तुम बताओ है तो? बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज दे वर क्रिएटेड टू सब्जुगेट दी सिटीजनरी। मतलब पुलिस 1857 के लिए बना, हाँ 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उसके बाद अंग्रेजों को समझ में आया कि भाई कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, तो उन्होंने थाना सिस्टम बनाया।
एक थाना बना देते हैं कि एरिया उसके कंट्रोल में दे देते हैं, इस आदमी का काम है यहाँ पे कोई भी डिसेंट विसेंट कोई भी भसड़ हो जाए तो उसको मैनेज कर लेना, कोई भी राइट वाइट हो जाए। उसी सिस्टम का ये पुलिस सिस्टम है, वही करती है। आप अगर नहीं भी अगर आप क्या नाम है बाहर नहीं जाते हो, आपने कुछ इंग्लिश मूवीज देखोगे तो इंग्लिश मूवीज में आप देखोगे कि समहाउ और द अदर ना द पुलिस के पास रीच आउट करना इज लाइक यार पुलिस के पास पहुंच गए सो विल बी सेफ वन वे और द अदर, ठीक है, पुलिस के पास। एंड यू फील दैट यू कैन रीच आउट टू द पुलिस इन अमेरिका और इन ब्रिटेन, दे आर प्रोबेबली हेल्पफुल, दे आर हियर टू मतलब डू समथिंग। आर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि आप पुलिस स्टेशन में घुस सकते हो और अपनी कंप्लेंट बता दोगे एंड यू वुड बी लाइक कि भाई यार मेरी कंप्लेंट सॉल्व हो जाएगी? आई डोंट, एटलीस्ट वेरी कैटेगोरिकली एंड ओनली सेइंग फॉर माई सेल्फ, मुझे डर लगता है। आई एम मतलब वो सर्विस बेस्ड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ने पे एक हवलदार तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। कैसे? केस लगा दिया यार, बदतमीजी कर रहे थे, ट्रैफिक पे जा रहे थे, तुमको कुछ भी बोल दिया, बोलते बहस कर रहा था तू, ये पब्लिक ऑफिशियल्स की उसमें काम करता था, अलाउड होता है किसी को भी। इंस्पेक्टर और एसएचओ तो कर ही सकते हो, तो बिल्कुल ही मतलब अगर वो तो है, हवलदार तो फिर भी चलो वो थोड़े से बिल्कुल नीचे तबके पे है तो इसलिए उनको इतना ज़्यादा नहीं करते, वो तो बेचारे बल्कि वो खुद सप्रेस्ड है। बट इन द सेंस when it comes, आपको अगर कोई इंस्पेक्टर एसएचओ है, he can screw you up in like 1000 manners which we will not be able to imagine. You know, there were 2-3 names which I found out कि एक सत्येंद्र दुबे थे जिनको मार दिया गया था। फिर एक संजीव चतुर्वेदी थे जिनको 23 टाइम ट्रांसफर कर दिया था, राइट? तो इन लोगों ने, these were the people who have been known कि ये करप्शन के अगेंस्ट खड़े रहे थे, और इनके साथ किसी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है। बिल्कुल। So how does a system break a good honest person? क्योंकि कोई तो होगा तो सामने खड़ा होगा। इररेलेवेंट बना दो। एक महाराष्ट्र के ऑफिसर है, मुंधे उनका नाम है, उनके पता नहीं 25 ट्रांसफर हो चुके हैं। मतलब कि एक जो सिंपल, जो सबसे ज्यादा टूल दिया हुआ पॉलिटिकल क्लास के हाथ में, और ये अशोक खेमका का भी एग्जांपल है, 50 से ज्यादा ट्रांसफर उनके हो रखे हैं। ऑनेस्ट ऑफिसर को सिंपल इररेलेवेंट बना दो, because the posting of these IAS and the IPS are in hand of the political class. So if somebody is not willing to bend the rules for you, just put him in the archives department. खत्म। अब सोचो, ये आदमी 4 साल मेहनत करके IAS बन गया, he is the cream of India when it comes to brains, right? He is brilliant, he is smart, he has learnt all, he knows everything. He actually came to, और ये ऊपर से honest है, तो मतलब ये एक्चुअली में सर्विस इंटेंशन के जेम है, ये सर्विस इंटेंशन के साथ बैठा हुआ है। अब इस आदमी की पूरी लाइफ को कंप्लीटली नॉन पर्पसफुल बना के पुट हिम इनटू एन एब्सोल्युटली डिपार्टमेंट। एक क्लर्क मिल जाएगा इसको, एक ड्राइवर मिल जाएगा, 2 कमरे के गवर्नमेंट ऑफिसर में 4 महीने 5 महीने 6 महीने 2 साल 4 साल, माइंड ब्रेक्स, राइट? ऑनेस्ट ऑफिसर को तुम कुछ कर नहीं सकते। IAS को फायर कुछ भी नहीं कर सकता, क्रिमिनल भी कुछ नहीं कर सकता IAS का, ना ही पॉलिटिकल क्लास कुछ कर सकती है, बट उसको इररेलेवेंट तो इमीडिएटली बना सकते हैं। बट क्यों नहीं कर सकती किसी को फायर? ये फायर, हाँ, मतलब एक IAS को निकाल क्यों नहीं सकते? इट्स जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, ताकि इनको इंडिपेंडेंट बनाया जा सके, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था। तो इनके फायरिंग करने के लिए, जैसे जो IAS और IPS होते हैं, ये यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, बट दे वर्क इन स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है? तो अब स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर काम कर रहे हैं, तो जो स्टेट का CM, होम मिनिस्टर या MLA है, वो कुछ चीज़ को कैसे कहेगा भाई ये तो एक्चुअली में यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, तो एक तो वो हायरार्की मेंटेन करने के लिए, तो इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए, इनको कंप्लेंट करने के लिए तुमको यूनियन गवर्नमेंट से परमिशन देनी पड़ेगी, विच इज काइंड ऑफ थिंग कि तुम यूनियन गवर्नमेंट से परमिशन लेगो कैसे? क्योंकि वो तो उसको ये कंडीशन हो जाएगी कि ये मेरा एम्प्लॉय है, ठीक है? एंड देन उसके बाद जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इनकी करप्शन को प्रोसेस करने का, वो जुडिशियल सिस्टम हमारा वैसे ही डिलेड है। As I said, you can just do the corruption by just not doing the right thing. और ये इनसाइडर्स हैं तो इनको आता होगा ब्रेक करना। It's very easy to do it. एक IPS के ऊपर दूसरा IPS कंप्लेंट लिखता है? नहीं, कभी भी नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? दे हैव वेरी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग लॉबी होती है, दे कैन एनकाउंटर एनीबॉडी, और एनकाउंटर करने के बाद भी दूसरे वाला, मतलब somehow or the other the solidarity of the IPS lobby and the IAS lobby is kind of legendary. Nothing can go against them. अगर कोई पॉलिटिकल क्लास भी इनके अगेंस्ट जाती है तो होल लॉबी टर्न्स अगेंस्ट द पॉलिटिकल क्लास when they attack that. ऑनेस्ट वाले को छोड़ देते हैं, वो ऑनेस्ट वाले को बस साइड में कर दो, इररेलेवेंट बना देंगे, you just can't hit them, you can't go after them. वो नहीं जानते, दे हैव अ वेरी वेरी स्ट्रांग लॉबी। आप किसी IAS IPS के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते, फॉरगेट अस, हम तो वैसे भी नहीं जा सकते, एज इन द सिस्टम आल्सो डजंट गो। पावरफुल इंसान भी नहीं जा सकता, पावरफुल इंसान भी नहीं जा सकता, और इट्स डिजाइन्ड दिस वे, इट हैज बीन डिजाइन्ड। हाँ, एक तो लॉबी इनकी है, वो ये ना, बट कोई अगर गलत काम कर रहा है, कोई करप्शन कर रहा है, या कोई
किसी गलत चीज़ में पकड़ा गया, या फॉरगेट, ये सब तो बहुत बड़े लेवल हो गए, कोई किसी ने काम प्रॉमिस किया एक डिस्ट्रिक्ट में, एक एरिया में, और वो नहीं कर पाए, इनकेपेबल, इनकॉम्पिटेंट, या नहीं हो पाए, बिकॉज आई एम श्योर कुछ लोग इनकॉम्पिटेंट भी होंगे, जितने अच्छे फोड़ू होंगे उनको प्रमोट करो, जो इनकॉम्पिटेंट है उनको हटा दो, तो जो इनकॉम्पिटेंट है उनको भी रखना ही पड़ेगा यार, रखना पड़ेगा। देखो, क्योंकि ना सिस्टम में आउटपुट और आउटकम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्यों? देखो, जैसे क्या होता है, सपोज करो कि एक स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, ठीक है, आईएएस को बोला कि भाई इस गांव में 100 टॉयलेट बनाने हैं, ठीक है, ये आउटपुट है, वो 100 टॉयलेट बना देगा, ठीक है। अब उसका कोई आउटकम आया कि वो उससे महिलाएं खेत में जाना बंद कर दी, हेल्थ इंडिकेटर्स बढ़ गए, बेसिकली हाइजीन बढ़ गया, उसको काउंट नहीं करते, उसको क्या नाम है, उसको कैप्चर ही नहीं कर रहे हैं स्कीम में। भाई देखो, गंगा एक्सप्रेसवे बनाया, ठीक है, एक बड़ा एक्सप्रेसवे का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, 2-3-4 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करके, आउटपुट हो गया, दैट इज सेलिब्रेटेड, यहीं पर सेलिब्रेशन खत्म है, देखो भाई हमने काम कर दिया, चले गए। अब उसके ऊपर कोई भी ये बात, आउटकम पे बात नहीं करेगा कि क्या गंगा एक्सप्रेसवे, वो जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए बनाया गया था, वहां पे इंडस्ट्रियल इंजन स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ? क्यों नहीं करेगा? नोबडी इज देयर टू आस्क द क्वेश्चन। पूछेगा कौन क्वेश्चन? जनता पूछ सकती है, जनता का वो है ही नहीं अकाउंटेबिलिटी, उस मतलब क्या नाम है, सिस्टम में है ही नहीं वो। जनता एमएलए से, एमपी से पूछेगी, तब तक तो निकल चुके होते हैं अगले 5 साल के लिए। आईएएस और आईपीएस से पूछने का नहीं है। दिस आउटकम और क्या कहते हैं, आउटपुट आउटकम अकाउंटेबिलिटी वो है ही नहीं। आप कभी भी देख लीजिएगा, एक आईएएस को सिर्फ और सिर्फ आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, वो करके दे देते हैं, जैसा मर्जी करके दे दे, वो उसमें भी झूठ बोल देते हैं, फ्रॉड कर देते हैं। आई टेल यू व्हाट, यहाँ पे राजस्थान में एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, तो ऐसे जल के लिए, पानी के लिए प्रोजेक्ट था, कुएं बनाने थे उनको बहुत सारे से, 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, 100 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, 100 के 100 करोड़ रुपए डकार गए, एक भी कुआं नहीं बना। फेक फोटो चिपका दी, वो लाइक दे हैव टू क्लिक द फोटोग्राफ्स, जियो टैग इट एंड देन दे हैव टू अपलोड इट ऑन द सिस्टम। उसकी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग भी यही करते हैं, वहाँ पे भी झूठ झाट बोल देते हैं। 100 के 100 करोड़, एक भी कुआं नहीं बना। पौधारोपण, वृक्षारोपण, एक भी पेड़ नहीं लगे, खाली 25 के 25 एकड़ खाली है। सम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट फाउंड दैट स्टोरी, वेंट देयर, एक भी पेड़ नहीं लगा। कई बार तो ऐसा होता है कि यार फ्रॉड करते वक्त तुम ऐसा करते हो कि मैं आधे लगा देता हूँ, दिखाने के लिए लगा देता हूँ, दूर से फोटो ले लूंगा, कम से कम 100 दिखेंगे, मैं बोल दूंगा 2000 थे। इट वाज दैट ऑल एम्प्टी मैन, ऑल एम्प्टी ब्रो। मध्य प्रदेश का और राजस्थान का एक स्कैम हुआ, जल संचय, जल निगम का, जल का था, पानी की वो बावड़ी बनानी थी, कुएं बनाने थे भाई। एक अपना बाड़मेर का इलाका था, तो वहाँ पे एक अच्छी बड़ी आईएएस है, पॉपुलर है, सोशल मीडिया स्टार है, 80,000 बोली, 80,000 बावड़ी बना दी हमने, 80,000 वो तालाब बना दिए, ठीक है। फोटो भाई जेमिनाई से निकाल के फोटो लगा दिए। वेबसाइट पे अपलोडेड है वो, दे वर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। एंड देन these IAs received award, मध्य प्रदेश के भी, राजस्थान के भी, they received award from the president for the amazing execution of the scheme. अनरियलिटी में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। अवार्ड लेने के बाद पता चला बाकी। अच्छा हाँ बता, बट इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जिन्होंने अवार्ड दिया? कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन, वो भी इन्हीं के हाथ में है ना। How is it possible? It's right in front of you, होता रहता है, मतलब ऐसे ही कर रहे हैं, सेम है। कौन करेगा? कर दिया, पैसा करप्शन करके सबके पास चला गया ना वो पैसा। जो एमएलए है उसके पास पैसा गया भाई, जो एमपी है उसके पास चला गया, जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसको मिला उसके पास भी पैसा चला गया। तो जब नीचे से लेके ऊपर तक सबको पैसा जा चुका है, तो आस्क एनीबॉडी, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जीरो, और कोई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी का कॉम्प्लेक्स इतना प्रोसेस है कि कई बार तो तुम छोड़ दोगे कि भाई रहने दे, तुम छोड़ो, एंजॉय करो, हो गया फ्रॉड, क्या करे 1000 करोड़ का, नहीं हमारे बस की। इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। द यूनियन मिनिस्ट्री वो परमिशन देगी प्रोसिक्यूट की, वो परमिशन आने में 5 साल लग जाते हैं। तब तक तो एक आईएएस है, वे भी 2008 में उसके ऊपर एक्शन लिया गया था, वो 2026 में जाके फायर किया। तो टेल मी हाउ, ओके सो लेट्स से 100 रुपीज गवर्नमेंट गिव्स, ओके, कि एक स्कीम है 100 रुपए, मान लो एक फार्मर जो बिहार में बैठा हुआ है उसके लिए स्कीम के लिए पैसे बने गए, उसके लिए कि 100 रुपए तुझ तक पहुंचेंगे। यहाँ एक्चुअली घर वाली बात कर रहे थे जो रियल है, कि गवर्नमेंट ने बोला, क्योंकि मेरे महाराज जी भी गए थे वापस गवर्नमेंट के उसमें और अपना नाम लिखवाने गए थे, राइट। तो गवर्नमेंट ने बोले पैसे मिलेंगे, राइट, कितने मिलेंगे पर इंसान, मान लो कि 1 लाख रुपए देने, और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया
तो अब वो गवर्नमेंट से जो अनाउंसमेंट हुई 1 लाख रुपए की, पहुंचते पहुंचते जो एक गरीब इंसान है जिसको 1 लाख रुपए मिलने चाहिए अपना घर बनाने के लिए, उस तक कितने पहुंचेंगे? एक बार पहले प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था कि 1 रुपया जो है वो गरीब तक शायद 5 पैसे या 15 पैसे, ऐसा कुछ कमेंट था उनका कि 15 पैसे तक ही पहुंचता है. इट हैज़ इंक्रीज्ड, इट हैज़ मतलब द सिस्टम्स आर बेटर, टेक्नोलॉजी है और थोड़ा सा उसको ट्रैक भी किया जाता है. 2 तरीके की स्कीम होती है राज. एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बावड़ी बनानी है, कुएं बनानी है, वृक्षारोपण करना है. इसमें तो जैसे बताया उसमें तो 100% भी उड़ा देते हैं कभी कभी. 100 करोड़ का था, पेड़ ही नहीं लगा, 100 करोड़ खा गए उसमें के अंदर. और एक जो होता है कि पर्सन स्पेसिफिक होती है, द बेनिफिट नीड्स टू रीच टू द पर्सन. इसके अंदर इफ आई हैव टू मेक ऑफ द टॉप गेस्टिमेट, आई थिंक 100 में से 25 रुपये पहुंच जाते हैं लोगों के पास. और वो भी स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स करने लगे हैं गवर्नमेंट जो है, बैंक अकाउंट्स बना दिए सबके. तो जो ट्रांसफर्स, जो बेनिफिट है उसको मिडिल मैन जो दलाल है उनको हटाया जा रहा है, जितना भी हटाया जा रहा है, और उनको डायरेक्टली वो बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर पहुंच रहे हैं. उसमें भी अगेन उन्होंने अलग लूप होल्स, अलग फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया है. जैसे मैं अभी भी बताया था, जो ओडिशा वाली जो आई डोंट रिमेंबर लास्ट नेम, इन्होंने किया 83 करोड़ रुपए का MG नरेगा का. MG नरेगा एक स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है साल के 100 दिन तक. ठीक है, तो 100 दिन का लिए इनको काम बताना पड़ता है कि आपको ये अनस्किल्ड काम करना पड़ेगा, तालाब बना दीजिए या कुछ और कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, और उसके बाद जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से आती है. तो उन्होंने सारे के सारे फेक एंट्री करवाई, फेक अकाउंट में पैसा आता था, सारा निकाल लिया. 83 करोड़, 83 करोड़. एंड क्या हुआ उनके साथ अब? She got a better posting now. I swear I'm not even kidding. This is not a joke also. उसको वापस रीइंस्टेट कर लिया भाई, एक दो साल के लिए कलेश सस्पेंड करके. और ये पब्लिकली प्रूव हो गया कि उन्होंने किया है. प्रूव कुछ नहीं होता दुनिया में कभी भी. मतलब इतना बड़ा चार्ज आना ना, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इतना बड़ा चार्ज, 83 करोड़ रुपए का फ्रॉड का चार्ज अगर किसी IAS पे चले ना और पूरे के पूरे सस्पेंशन हो जाए, तो एवरीबडी नोज की इन्फॉर्मेशन है. वो सिर्फ 1 साल के बाद अगर वापस रीइंस्टेटमेंट हुई है, तो द ओनली लॉजिकल कंक्लूजन इज दैट कि द मनी रीच्ड वेयर इट वाज सपोज्ड टू रीच्ड. पहले नहीं पहुंची थी, इसीलिए ये बात बाहर आई. अब जहां पे पहुंचनी थी वहां पहुंच गई. तो इसमें से जैसे अब 100 रुपीज यू सेड राइट, उसमें से 25 रुपये पहुंचते होंगे बेनिफिशियरी को, बाकी 75 है, वो कितने डिपार्टमेंट में बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है? फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, आई स्वेयर, मतलब नॉन डिबेटेबली फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो कितने होंगे इसमें लेयर्स, इफ यू हैव टू पुट आउट अ गेस? नहीं 7 से 8 लेयर हैं यार. डू यू थिंक दीज लेयर्स आर राइट लेयर्स? प्रिसाइसली बिल्कुल एकदम सही वाला डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है यार. यस, जहाँ से पॉलिसी, टेंडर्स, बजट्स, देन उसके बाद नीचे पे अप्रूवल आएंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन जो ऑर्डर्स है, फिर जो डिस्ट्रिक्ट फंड एलोकेट करता है. यस एग्जैक्टली. एंड एज आई सेड 25, एंड आई थिंक आप लोगों का भी जो एस्टिमेट है दैट इज 15 to 40%. 25. तो ये हर डिपार्टमेंट, यू आर सेइंग कि जो स्टेट का टॉप ऑफिस होता है वहाँ से निकलता है, फिर सेक्रेटरी में जाता है, फिर चीफ सेक्रेटरी, मतलब सॉरी, फिर चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है, फिर डिविजनल कमिश्नर. दिस इज वेयर इट बिकम्स फन. यहाँ पे सारी की सारी डिस्क्रिशन जो है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यहाँ पे पैसा यहाँ तक, बट यहाँ तक भी जो पैसा आता है वो बट के आता है. बट क्या आता है, इट्स ऊपर वाले जो फील्ड है, दे आर लाइक मोर इनटू पॉलिसीज. ठीक है, दे आर मोर इनटू पॉलिसीज. तो वो जैसे कॉर्पोरेट को बेनिफिट दे देंगे. ओके ठीक है, कि भाई यार मैं ना इधर हाईवे निकलवा देता हूँ तुम्हारे लिए. ठीक है, वो पॉलिसी के जैसे अल्कोहल पॉलिसी को मैं रिन्यू करवा देता हूँ या बंद करवा देता हूँ, मैं ज़्यादा लाइसेंस दिला देता हूँ. देखो, बट जब फाइनली जो डिस्क्रिशनरी डिसीजन मेकिंग है कि अब 100 करोड़ रुपए यहाँ एलोकेट हो चुके हैं घर बनाने के लिए, तो ये यहाँ पे आता है. हाँ, सो ही हैज कंट्रोल ऑफ दिस, हाईएस्ट लेवल ऑफ द कंट्रोल. अब ये कुछ भी चाह के कर सकता है. अब इनके बाद ये पहले सब डिविजनल ऑफिसर, फिर ब्लॉक ऑफिसर, फिर ये अपना हिस्सा काटते रहते हैं, फिर विलेज पंचायत ऑफिशियल, और सबको एक एक करके बटेगा ये. हाँ, फिर ये अपना हिस्सा काटते रहते हैं. यहाँ पे आए हैं घर बनाने के 100 करोड़. ठीक है, ये अपने यहीं रख लेगा 20. ठीक है, 20 इज राइट देयर विद हिम. नीचे जाएंगे 80. नीचे जाएंगे 80. अब ये यहाँ पे बेनिफिट, जैसे जैसे कि पटवारी के पास गया, तो पटवारी को देने हाइपोथेटिकली जैसे कि 1 लाख रुपए उसको रिलीज करने थे, तो बुलाए उसको, क्या नाम है, बेनिफिशियरी को, बोले भाई ये 25,000 अगर आप कर दो तो हम अभी रिलीज करवा देता हूँ. 75 दे देंगे. हाँ.
इट्स वेरी कॉमन, इट्स नॉट इवन, डोंट बी सरप्राइज, ये बहुत होता है यार। बट ये सब पहले नहीं होता था, अभी भी होता है। पहले भी होता था ये ऑल आई नो इज पहले होता था ये सब। नहीं, पहले भी होता था और अभी भी होता है। कोई चेंज नहीं हुआ, कहाँ हुआ है चेंज यार? टेल मी व्हाट हैज चेंज्ड, प्लीज टेल मी, एक्सेप्ट दे मेड अ न्यू वेबसाइट एंड टोल्ड कि जो भी डेवलपमेंटल वर्क होंगे उनकी फोटो अपलोड कर देनी है। इसके अलावा क्या चेंज हुआ है? इट्स एग्जैक्टली सेम थिंग व्हिच वाज 20 years ago। नहीं, जो जिस चीज के पैसे देने पड़ते थे वो ऑनलाइन ही तुम्हें सब परमिशन मिल जाती है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दोस चेंजेस, वो भी सिर्फ और सिर्फ मैं और तुम जिनको वो सर्विसेज जो हैं, जैसे पासपोर्ट बनवाना है, इस प्रकार की सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो उसमें जो वो पेटी करप्शन थी वो हट गई है कि पहले पासपोर्ट बनाने के लिए ऑफलाइन जाना पड़ता था, वो फाइल रोक लेते थे 1000 2-3 हज़ार, तो वो पेटी करप्शन हट गई है। पर जो मेजर करप्शन है, पेटी करप्शन, तो देखो द मोमेंट यू पुट अ सिस्टम ऑनलाइन तो उस पर उसको ट्रैक किया जा सकता है, उसके डिले ट्रैक किया जा सकता है, राइट, और वो सेंट्रली ट्रैक किया जा सकता है। तो पेटी करप्शन हट जाएगी इमीडिएटली। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं ये फाइल, भाई पासपोर्ट तेरा तभी बनेगा जब तू 3000 रुपये दे देगा, 2500 रुपये दे देगा, वो आपने ऑनलाइन कर दिया। द मेजर दीज करप्शन, जिसके अंदर फंड्स आते हैं सारे के सारे, जिसके अंदर फेवर्स हैं, जिसके अंदर से चीज़ें चेंज हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग का इम्पैक्ट आता है। आप एक IAS के दोस्त बन जाओ यार, आपको 1 साल के अंदर अंदर 100 करोड़ रुपए बना के दे देगा वो। कैसे ऐसे? अरे यार, एक डिस्ट्रिक्ट का बजट होता है यार 25-30 हज़ार। डिस्ट्रिक्ट इज ए डिस्ट्रिक्ट, मतलब कई कंट्रीज की इकोनॉमी के लेवल का होता है एक डिस्ट्रिक्ट, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट। ही नोज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कहाँ तुमको बार लगाना है वहाँ लगा लो, कौन परमिशन नहीं दे रहा, मैं फ़ोन कर देता हूँ कि तो पैसे चाहिए, मैं एक बिल्डर को बोल देता हूँ, वो डाल देगा तेरे साथ आधे पैसे, पूरी फाइनेंसिंग करवा देता हूँ। Yes, every single resource of a district is in hand of a DM। खुद भी 100 करोड़ बना रहे हैं ये इन ऑल ऑनेस्टी। जब भी पकड़े जाता कोई IAS हमेशा 1000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था, ये किया था, वो किया था। 25-50 वाले तो पकड़ा दिए। 25-50 वाले तो पकड़े भी नहीं जा रहे, 25-50 वाले तो पकड़े भी नहीं जा रहे हैं। अगेन हाँ बोलो क्या? मैं ये नहीं कर रहा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, लेकिन इट्स पब्लिक नॉलेज एज इन, और या फिर जो लोग हैं सर्विस में, जो दोस्त हैं मेरे को बताते हैं, कहता अमित बिना करप्शन के मेरे महीने के 1 करोड़ आ रहे भाई। बिना करप्शन के कैसे आ रहे हैं 1 करोड़? एज इन वही ना यार कि बिल्डर है वो, सिर्फ उसको ये जो भी गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, जो गवर्नमेंट जिनको भी पैसा वो करती है, रिलीज करती है, जैसे आपकी 50 गाड़ियां चलती है गवर्नमेंट की, उसका पैसा आना है, ठीक है भाई, वो पैसा रिलीज करने के लिए भी तुम बिफोर समथिंग ब्रेक्स तुम उसको खुश रखना चाहते हो। वो भूल गया, चिढ़ गया तुमसे, उसको तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई, फंड रोक ली, नहीं किया साइन, तो तुम्हारा काम बिजनेस वैसे बिक जाएगा, टूट जाएगा। तो वो पहले से ही दोस्ती कर रहे हैं वो। आई स्वेयर टू गॉड, ही मतलब नाम तो वैसे बताऊंगा यही, लेकिन मतलब बिना करप्शन के 1 करोड़। कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिल्कुल करप्शन नहीं करना चाहता, ही जस्ट डोंट वांट टू डू एनीथिंग। वो पैसे लेता भी नहीं है, फेवर भी नहीं करता है पैसे लेके, उसको बस वैसे ही लोग लाइक कि सर जस्ट रिमेंबर मी, जस्ट रिमेंबर मी, और रिमेम्बरेंस का महीने का 1 करोड़ रुपए आ बन जाएगा। लेकिन वो ले रहा है तो करप्शन ही हुआ। हाँ, मैं अगेन बिना करप्शन के तो कैसे लेना हो, मतलब एज इन की वो ये मतलब द पॉइंट वो सिर्फ ये बनाना चाहता था कि भाई मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, हाँ मैं कुछ किसी को फेवर नहीं दे रहा हूँ, चढ़ावा चढ़ रहा है, बस मैं भगवान हूँ तो प्रभु जी है, मैं प्रभु, मैं प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ तो वो चढ़ावा लोग चढ़ा के जा रहे हैं मेरे को। वेयर वुड दे स्पेंड दिस मनी? हर महीने 1 करोड़ अगर आपके दोस्त को मिल रहे, लैंड रियल एस्टेट क्या करेंगे उसका? जमा करके बैठ जाएंगे रिटायरमेंट के बाद। करप्शन करते हुए जब पकड़े जाते हैं, ये ऐसे ही दिख रहे होते हैं कि भाई साहब ये तो 45 साल के अधेड़ उम्र के अंकल हैं, पता चलता है कि अरे बाप रे 200 करोड़ रुपए हैं, ये बना रखा है, वो बना रखा है। द फैमिलीज आर एंजॉयिंग इट एंड दे विल लाइक कि रिटायरमेंट के बाद वेल्थ बन के खत्म है। ग्रीडी लोगों का क्या रीजन है? ग्रीड जो होता है होर्ड करता रहता है यार, ग्रीड। एक बार वंस यू गेट इनटू द कैपेसिटी, वंस यू गेट इनटू द नेचर ऑफ होर्डिंग, तो होर्ड करेंगे। हमारा कंट्री जो है वो रिसोर्स स्कार्स है, ठीक है, रिसोर्स सिस्टम हमारे पास स्कार्स है। तो जिस भी कंट्री के अंदर रिसोर्स स्कार्स होंगे, जिसने भी स्कार्सिटी देखा होगा, उसको जिंदगी में जैसे ही कुछ मिलेगा वो पहले होर्ड करेगा। मिडिल क्लास घर जो होते हैं उनके घर में ना एक पॉलिथीन का गुच्छा होता है। मम्मियाँ लोग ना बड़े सारे से कोई भी पॉलिथीन आता है, मम्मी पॉलिथीन, मेरे घर में भी होता है, आज भी होता है ना। दैट कम्स क्योंकि द मदर नोज कि यार ये ना काम आ जाएगा कभी,
मैं होल्ड करके रख लेती हूँ. That is, you hoard it. तो that cultural, that the societal mindset कि जो भी चीज है इसको बचा के रख लो, क्योंकि ये अभी क्या पता कल काम आ जाएगी, क्या पता और कम आ जाएगी. क्योंकि यार 1990s के जो पेरेंट्स थे ना, वो बहुत, मतलब उस समय हम वी वर जस्ट लाइक कमिंग बैक फ्रॉम जो सोशलिज्म के जो इम्पैक्ट्स आने लग गए थे, जो पुरानी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो फेल होने लग गई थी. सो इट वाज अ स्लाइटली डिफिकल्ट टाइम. ठीक है. और इन एनी सिनेरियो we were from the lower middle class, right? It was like so पूरा देश ही वहीं था, पूरा देश वहीं पे था. तो अपन उस तरीके से, तो वहां पे जो भी चीज थी उसको ही बचा लिया जाता था, एनीथिंग, इवन पॉलीथीन. सो सेम ही तो है ये. इसी की फैमिली पिछले 30 साल पहले ऐसी थी, डिट्टो थी. तो वही मम्मी इसने देखी, वही पापा इसके हैं, राइट? सो वंस ही गेट्स फाइनली, तो वो होल्ड करने का जो मेंटल हाइव होता है ना, वो कंटिन्यू रहता है. बट डू यू फील कि अगर सैलरी बढ़ा दी तो दिस विल स्टॉप? जैसे सिंगापुर का जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, ही सेज इट कि, मैं लूजली पैराफ्रेज कर रहा हूँ उनका स्टेटमेंट, कि तुम जो सिविल सर्विसेज हैं और जो ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी अगर मार्केट रेट जितनी नहीं रखोगे तो वो मार्केट्स से ही करप्ट करके तरीका ढूंढ लेंगे अपनी सैलरी मैच करने का. ठीक है. तो सैलरीज बढ़ा दो. तो डू यू थिंक दैट इफ यू रेज दैट सैलरी एंड गिव देम एक्सेप्शनली गुड सैलरीज, देन तुमको क्या लगता है कि 1 करोड़ की करप्शन के बाद रुक जाते हैं, या 2 करोड़ के बाद रुक जाते हैं, या 4 करोड़ की? It's cultural. It's systematic. It's not that they are corrupt. It's just that it is the part of the system and the culture and the है, वो अंदर है. अगर सिर्फ और सिर्फ सैलरी बढ़ाने से करप्शन रुकनी होती, बॉय दैट्स अ यूटोपियन सॉल्यूशन यार. कल सुबह बढ़ा देंगे मोदी जी यार, अगर ये जेन्युइनली अगर इससे रुकी जाती तो. और या फिर खुद ही रुक जाता आदमी, कह रहे 1 करोड़ का हो गया करप्शन यार, ठीक है यार, अब तो मेरा सब पूरी इच्छाएं पूरी हो गई, अब क्या. It never stops. So that is definitely not the solution. वो सिंगापुर के केस में it's just a small city nation type का area है. जरा सा. हाँ, you can manage it over there. We are a continent in ourselves. यहाँ पे नहीं है. It has nothing related to salary. देखो क्या नाम है. बस एक कल्चर है, हमारा कल्चर बन चुका है. पावर एक्सर्ट करो, दबाओ, राजा फील करो एंड करप्ट. सब्जुगेशन का कल्चर है वो, वहीं से वो कॉलोनियल हैंगओवर से आता है. तो वो आदमी IAS क्यों बना था, पता है क्यों बना था? बंगाल में जब ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल पावर अपनाई ना, तो उनको बंगाल में मुगल्स को और बंगाल के नवाब को डिफीट करने के बाद बंगाल के रेवेन्यू कलेक्शन के अधिकार मिले थे. अब वो रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिविल सर्विसेज बनी थी. वो नेचर ही IAS का DNA और जो नेचर है वो एक्सट्रैक्शन है. इट हैज बीन क्रिएट. अच्छा एक बात बताओ, अगर IAS इतना इसका ब्यूरोक्रेटिक इतना सिद्ध, यूके खुद तो कर नहीं रहा, US से तो कर नहीं रहा, वो अपने वाला छोड़ के यहाँ चले गए, क्योंकि उनको सिटीजन्स को एडमिनिस्टर या गवर्नेंस नहीं करनी थी. द होल पर्पस ऑफ द, एटलीस्ट इनिशियली, IAS एंड द IPS वाज टू एक्सट्रैक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल. डू यू नो दैट कि द IAS एंड द IPS सिस्टम हैज, एग्जामिनेशन ही 50 साल में चेंज नहीं हुआ है. The format of the examination has not changed in last 50 years. तो तुम सोच लो कि एज ए सर्विस कितनी चेंज हुए होंगे. The last time some drastic major change happened in the examination was 1979. बीच में एक बार 93 में हुआ था, एक बार 2011 में, 2014 में हुआ था, but those were like, it was not a fundamental changes. It was just like मतलब ठीक है, cosmetic changes हुए थे एग्जाम में. तो जो फंडामेंटल चेंज था वो लास्ट टाइम, और वो भी फंडामेंटल में भी क्या था, क्योंकि ज़्यादा बच्चे पेपर देने लग गए थे. So they just wanted to do a screening test. That was the major thing. Varna examination system of UPSC is almost same what was in 1950s. So the nature and the DNA of there is extraction. They will extract. Earlier वो extract wealth East India Company या फिर British राज extract करके ब्रिटेन या यूरोप ले जाता था. अभी ये अपने लिए extract कर रहे हैं. आदत तो वही रह गई यार. Why somebody is not stopping it? अब जब सबको पता है, इतना ओपन सीक्रेट है, if you are saying that, then as usual, if you come to bite the dog will bite you. आपको पता है कि आपका डॉग ना किसी को भी अंदर एंट्री नहीं करने दे रहा, ठीक है, बट दिस डॉग, अगर आपको ये भी पता है कि अब अगर मैं इसको मारने जाऊंगा तो ये मेरे को भी काट लेगा. Anybody who has ever tried changing bureaucracy or some reforms into it, उनको अभी तक तो कोई सुपर सक्सेस मिली नहीं. आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ट्राइड करा है, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई है, पर अंदर रेजिस्टेंस ही गजब है.
क्या ट्राई किया? मोदी जी ने अभी रिसेंटली लेटरल एंट्री ट्राई किया था क्या होता है? 2019 में। तो ये इनको कहते हैं, ये जो रिक्रूट किया जाता है इनको एज एन आईएएस, और उसके बाद फिर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट में चलते रहते हैं टिल द एज ऑफ द 58। तो मोदी जी स्टार्टेड रिक्रूट आईएएस बनने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये यूपीएससी का एग्जाम, दैट्स द एंट्री पॉइंट। दूसरा जो स्टेट सिविल सर्विसेज है उसमें से प्रमोट कर करके आदमी 14 साल के बाद आईएएस बन सकता है। दीज आर द ओनली 2 वेज यू कैन बिकम। एक तीसरा कि लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री मतलब कि कोई 45-50 साल का एक्सपर्ट है किसी फील्ड में, आईटी में, टेक्नोलॉजी में, तो मैं उसको डायरेक्टली सेक्रेटरी बना दूंगा, जॉइंट सेक्रेटरी बना दूंगा किसी मिनिस्ट्री में, राइट? सो किसी ने अपना मतलब ऑयल एंड गैस में पीएचडी करी हुई और वहाँ पे बहुत ग्राउंड वर्क किया हुआ था, सीधे उसको ऑयल एंड गैस की सेक्रेटरी बना। ही इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड, इसके लिए एग्जाम नहीं है, मतलब तो इनके लिए वैकेंसी निकाली थी, तो दे गॉट लॉट ऑफ पीपल। और तो वो उनको हायर पोस्ट के लिए, नॉट डीएम के लिए नहीं ले रहे थे, वो उसको ब्यूरोक्रेसी में इधर हाईएस्ट के लिए लेते, मिनिस्ट्रीज में काम कराने के लिए, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर लेटरल एंट्री कहते हैं। बीच में से लेटरल एंट्री हो गई, ठीक है। उन्होंने ट्राई किया भाई, ये जो बाकी आईएएस थे उन्होंने उनके साथ कोऑपरेट ही नहीं किया। मतलब those people are young, that they are coming from the private sector, they are like move fast, make decisions, win it, and we got to do it and we got to like execute and stuff. ये lazy procrastinator है भाई, वो करते रहे कुछ भी, वो करते ही नहीं थे। and they had kind of a jealousy कि भाई ये तो lateral entry वाले हैं, so they are not the bureaucrats. ये बाबू, ये सॉरी, ये रैंडम कहाँ से आ गया, ये होगा अपने didn't like it। हाँ, they didn't like it, छोड़ दिया। जो मतलब लुक एट इट, कोई बंदा आईएएस बन जाए ना तो उसका देखो, उससे ज्यादा स्वैग पावर नहीं है सोसाइटी में, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, नहीं है। नहीं है तो नहीं है। तो पीपल गॉट दैट। कुछ लोगों ने गए, वो प्राइवेट वाले लोग छोड़ के आ रहे हैं उसमें से। थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट इट। कुछ नहीं करने देते उनको, कुछ नहीं करने देते उनको, कुछ किया ऐसे, मतलब they are doing it, there are some people who lateral entry से कर रहे हैं, but वो गवर्नमेंट ने स्कीम ड्रॉप कर दी भाई। So what's the change? What do you think? The change is just the system will become so much irrelevant क्योंकि वर्ल्ड इतनी तेज से चेंज हो रही है। And then this is the only answer. I hope that the AI make them irrelevant. That is the only hope of कि टेक्नोलॉजी, इन लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली जाएगी, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे इनका काम सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेट कीपिंग है। इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंस काम नहीं है। एंड वाई ऐसे ब्रिलियंट काम नहीं है यार जितने नंबर पे लोग आईएएस बनते हैं ना, उतने नंबर में फेल होता था। तो इट इज ऐसा, हैव यू एवर हर्ड अबाउट एनी पर्टिकुलर इनोवेशन? मैं तो खैर सिर्फ आईएएस की नहीं, ऐसा तो हमारे क्या नाम है, खैर दूसरे फील्ड में भी इनोवेशन नहीं कर रहे हैं। और दे आर प्राइमरली द फाइल मूवर्स, राइट? मेन जॉब उनका लास्ट में ज़्यादा फाइल मूवर्स ही होना होता है। बस सिर्फ उनको याद रहना चाहिए कि कौन सी फाइल मूव होनी है, कौन सी नहीं, फाइल नोटिंग्स ही करते हैं। तो एआई जो होगा वो इनकी इस फाइल इंफॉर्मेशन गेट कीपिंग को इररेलेवेंट बनाने की कैपेसिटी रखता है। इफ एआई इज व्हाट एआई इज क्लेमिंग टू बी, एंड आई होप टू सम लेवल इट इज, मतलब देयर आर ऑब्वियसली एग्जीग्रेशंस एंड आई थिंक सिंगुलैरिटी तो मेरे को नहीं यकीन है, एंड बट मैसिव चेंज विल, बट हाँ फंडामेंटल। एंड उसका जो सबसे ज़्यादा जो कि क्लियर कट दिखने लग गया है, इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग। भाई तुमको जब तुम्हारा क्या कहते हैं, ऑटोमेटिकली एआई पहले से जज करके बता देगा कि कहाँ पे बाढ़ आने वाली है या कहाँ पे सूखा पड़ने वाला है, और वो ये भी डिसीजन ले पा रहा है कि कहाँ पे एलोकेट करना चाहिए एंड व्हाट काइंड ऑफ एन एग्जीक्यूशन कैन बी डन। यही डिसीजन लेने के लिए बैठे हुए थे, इसी चीज़ को लेके ये क्या नाम है डिस्कशन यूज़ कर रहे थे। दैट थिंग एक्चुअली कैन बी सॉल्व्ड बाय द एआई in a manner। तो मुझे लगता है, and more importantly I think the charm of UPSC has been falling जब से सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया से पहले सब कुछ ना मिस्ट्री है, पूरा का पूरा मिडिल क्लास ये है कि भाई ये बाबू साहब आए हैं, वो पूरी ज़िंदगी में एक बार एक 8वीं क्लास का बच्चा उस बड़ी एम्बेसडर में लाल बत्ती के साथ एक आईएएस को आके देखता था तो उसका सपना बन जाता था कि माँ मैं भी ऐसा आईएएस बनूंगा। एंड उसके बाद उसका कभी कोई दूसरा इंटरेक्शन नहीं है, फिर वो अपनी ज़िंदगी काटता कि और अच्छा उसके बाद जो सोशल मोबिलिटी का रीज़न तरीका था वो भी एक ही था। Now, once the social media has come, and it has just been 10 years, now we know it's all, not all stars and roses. देखो मैं एक बात बताऊं, स्टार बनने के 500 और तरीके हैं। मैं राज एक बात बताऊं, जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था, I swear on God, before 2018, none of you or anybody could have convinced me कि यूपीएससी में क्या नाम है फेक सर्टिफिकेट लगा के सिलेक्शन हो जाता है, इसीलिए मैंने नहीं बनवाए। मेरे को ये माई माइंड वॉज कि ऐसा हो ही नहीं सकता,
इट वाज इम्पॉसिबल, मतलब ये मेरा माइंड ही ऐसा था। हाँ, ये तो होली ग्रेल है भाई, ये भगवान दिस इज की जगह, ये यूपीएससी कैसे राइट, होगा? या हो ही नहीं सकता। मेरे को पता ही नहीं था, मुझे किसी ने बताया भी नहीं था और होता भी नहीं था, बट इनको पता था अंदर, तो इनको दे वर डूइंग इट एट दैट टाइम आल्सो। अब मैं रेट्रोस्पेक्ट में मैंने कहा भाई वो तो केस तो लग रहा है उसका। दोनों भाई बहन सेम ईयर में सेम ऑप्शनल के साथ सेलेक्ट कैसे हो सकते हैं? 2012 का केस है, जेन्युइन सच्ची में सोच के बता रहा हूँ। 2 है ब्रदर सिस्टर, 4 साल से नहीं हो रहा है इनका पेपर, ठीक है। 3 अटेम्प्ट दे चुके दोनों भाई बहन, नहीं हुआ। 2012 में दोनों भाई बहन, दोनों का फिलॉसफी ऑप्शनल, दोनों के फिलॉसफी में टॉप के नंबर, दोनों का सिलेक्शन, एक IAS एक IPS। ओके फाइन, ओके यस टैलेंट रन्स इन द फैमिली बट कम ऑन ब्रो। तो मतलब अगेन सर्कमस्टेंशियल चीज है, बट यार सर्कमस्टेंशियल भी तो बहुत है। जैसे आई हैड दिस थिंग, इट्स अ स्लाइटली रेडिकल आइडिया, पर मुझे लगता है कि ना देश में ना रिग्रेसिव टैक्सेशन होनी चाहिए। रिग्रेसिव टैक्सेशन एज इन कि गरीबों से टैक्स लो, ठीक है, यूथ से टैक्स लो। आप सोच के देखो, अभी इंडिया में पता है सिर्फ 3% लोग टैक्स देते हैं, डायरेक्ट वाला, इनडायरेक्ट सब देते हैं, डायरेक्ट वाला। तो जब रोड नहीं बनती ना, तो 97 लोग सवाल ही नहीं पूछ रहे, क्योंकि उनसे इनडायरेक्ट GST लिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन उनसे डायरेक्ट टैक्स नहीं ले रहा। सो दे डोंट हैव दैट परसेप्शन कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। आप गरीबों से भी टैक्स लो, चाहे 10,000 रुपए पे 300 रुपए का टैक्स लगाओ, ठीक है। अब सोच के देखो, एक गरीब ने 10,000 रुपए पे 300 रुपए का टैक्स दिया, ये आदमी सवाल पूछेगा कि मेरा बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा पा रहा है, और उसके गांव में रोड नहीं आई, लाइट नहीं आई, ये पूछना स्टार्ट कर देगा। अभी उसको पता ही नहीं चल रहा, ही डजंट केयर एनी मोर। जब नहीं रहा, सेम विद द यूथ, जब वो 40 साल का हो जाता है, उसके बच्चे, उसकी फैमिली है, ये आदमी कभी प्रोटेस्ट नहीं करेगा, ये एडजस्ट कर लेगा, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलना भी नहीं चाहेगा। 23 साल के बच्चे से टैक्स लो और उसके बाद तुम इसको वो चीज मत दो, फिर देखो क्या करता है ये लेगा, ये मांग लेगा भाई। और ये वोकल आवाज तो है ही इनके पास, बट खैर वेलकम टू दैट। वोकल इज द वन आई वुड डेफिनेटली वांट कि Gen Z जो है या कोई भी जनरेशन जो है, यू शुड क्वेश्चन एज मच एज यू वांट। दिस इज द ओनली, मतलब मैं 1000 साल नहीं जिया हूं, बट दिस इज द ओनली वे सिविलाइजेशन हैज एवर प्रोग्रेस्ड, एनी कंट्री हैज एवर प्रोग्रेस्ड। गैलीलियो ने चर्च को बोला कि चर्च इज रॉन्ग, गॉड इज रॉन्ग, सो सॉरी अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। सन के अर्थ नहीं घूम रही है, सॉरी सन नहीं घूम रहा है, अर्थ घूम रही है। दैट क्वेश्चन, दैट चैलेंजिंग द अथॉरिटी इज व्हाट चेंजेस द होल सिविलाइजेशन। फेयर। कोई है जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आपको बहुत पसंद है अराउंड द वर्ल्ड? अराउंड द वर्ल्ड यार, इट माइट साउंड क्लीशेड, बट आई जेन्युइनली बिलीव जवाहरलाल नेहरू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। Okay. I meant present. Okay. I meant present, but we can continue. और क्यों ऐसे लगता है आपको? नेहरू यार, आई थिंक द चैलेंज जो कि जवाहरलाल नेहरू फेस कर रहे थे, इट्स रेयर किसी और के पास, मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड हिस्ट्री में किसी के पास था ही नहीं। क्या? It's like कि he's sitting on the 50th floor of the building and the bottom 49 floors are on fire and then he was made prime minister. This is a country, ये हमने 200 साल तक लूट लिया है, इसमें 10% लिटरेसी है, इसके अंदर 95% पॉवर्टी है, और अब तुम्हें इसको डेमोक्रेसी बनाना है। सॉरी, वी आर गोना गॉट टू गो, हमें जाना है पड़ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 ने हमें बर्बाद कर दिया। सो बाय, टेक केयर एंड नथिंग, देयर इज नथिंग। ही इज द पर्सन जिसकी फैमिली है 40 करोड़ लोगों की, और सारे के सारे उसमें से 38 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं और उसमें से किसी को पढ़ना भी नहीं आता, और 200 साल से जो वेल्थ थी वो सारी की सारी लूट के ली गई है, और सारे के सारे एग्रीरियन है, एंड देयर इज नो टेक्नोलॉजी। एंड then he stood there and he said that, okay, let's do it one by one, and first let's make some dams, then make some PSUs, then make some AIMS, then make some IITs, and then make some ISRO, and then simultaneously doing this he also said that कि मैं पिछले इंडिया की 2000-3000 साल की जो सिविलाइजेशनल पॉलिटिकल है, मैं उसको चेंज करके I'll usher India into a democracy, and he damn it, he did it। मेरे साइड में पाकिस्तान है, उनसे कॉन्स्टिट्यूशन 10 साल में बना था, उन्होंने पिछले 60 साल में 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदल लिया है, और उनको डेमोक्रेसी का डी नहीं आता, डम्ब है वो एक साइड में बांग्लादेश है, ये कब फट जाएगा इसका नहीं पता। श्रीलंका, इट्स हेडेक, म्यांमार, एवरीथिंग इज बर्निंग, एंड दिस गाय जो कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट कंट्री, आई कैन गारंटी दैट इसके ऊपर मैं कम से कम 4 घंटे का डिस्कस कर सकता हूँ। इट्स 50 countries into one political system,
क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को एक्सप्लॉइट करना था, तो उन्होंने धागा तो जोड़ दिया हर जगह से, लेकिन उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल धागा जोड़ा था। सेम चीज़ जब यूरोप में हुई ना, तो यूरोप में ऐसे मुंबई जितने देश बने हुए हैं, ये इतना सा जर्मनी, इतना सा फ्रांस है। क्यों? क्योंकि भाई फ्रांस और जर्मनी आइडेंटिटी, जो नेशनल आइडेंटिटी है, वो हो ही नहीं सकती साथ, वो लड़ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया हंगरी मर जाएगा एक दूसरे के लिए, क्योंकि दैट एथनो नेशनलिज्म जो है वो इतना ज़्यादा स्टेट है, जिससे वो नेशन स्टेट बने थे। बट इंडिया हर एक जगह पे है। अगर देयर वाज पॉसिबिलिटी कि इंडिया का एकदम बैल्कनाइजेशन हो जाता, हर एक स्टेट अपना देश बनाने की कोशिश करती, क्योंकि आइडेंटिटी यहाँ पे भी बहुत स्कैटर्ड थी पहले तो। एंड दिस गाय कम्स एट द मोस्ट वल्नरेबल टाइम ऑफ द हिस्ट्री इन इंडिया, एंड ही जस्ट क्रिएट मॉडर्न इंडिया क्रिएट ही नेहरू ने किया है। बट यू सेड इंडिया, इसके बाद यू यूज द लाइन कि इंडिया सबसे डिफिकल्ट कंट्री है वर्ल्ड में। क्यों डिफिकल्ट कंट्री? इन द सेंस कि बाकी सारे के सारे कंट्री ना होमोनाइज्ड है। सो अगर कोई लीडर आता है तो उसके सामने एक सिंगल प्रॉब्लम होती है, एंड यू कैन ऑब्वियसली गो अराउंड एंड सॉल्व इट। सो एज ए ब्रिटेन हैज बीन होमोनाइज्ड सिंस लास्ट 1500 years, सिमिलरली विद जर्मनी, ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज, द जापान। होमोनाइज मतलब क्या? मतलब सिमिलैरिटी है सारी की सारी। देयर इज द आइडिया ऑफ द नेशन इज ऑलरेडी बिल्ट इनटू इट। ओके, ठीक है। तो ब्रिटेन एक देश है, एक ही आइडेंटिटी है, हाँ, एक ही तरीके से सोचते हैं, एक ही तरह, कल्चर भी सेम है उनकी, ठीक है, आइडेंटिटी भी सेम है, रिलीजन भी सेम है। मोर इम्पोर्टेंटली इंडिया में 500 आइडेंटिटीज हैं, 500 लैंग्वेजेस हैं, 50 रिलीजन है। कुछ तो ऐसे रिलीजन है जिनका लोगों को नाम ही नहीं पता, अब हम उसको कर देते हैं एक अम्ब्रेला के अंदर, बट देयर आर सो मेनी आइडिया, सो मेनी डिफरेंट। अगर कोई भी और होता नेहरू के अलावा, वी वुड हैव बीन, हमें मतलब 4 स्टेट और बन जाती है यहाँ पे इसी जगह पे। वी आर लिविंग इन अ क्या नाम है, सोसाइटी, बट एवरीबडी इज बोर्न एज एन इंडिविजुअल। तो जो समथिंग दैट जो एवोल्यूशनरी फोर्स है, यू नो, दैट लिबर्टी का, वो फ्रीडम का, उसको जब तक सप्रेस करेंगे तब तक वो क्या कहते हैं, इट विल नेवर क्रिएट अ स्टेबल सोसाइटी। अब अभी अगर तुम देखेगा, जितनी भी स्टेबल सोसाइटीज हैं उसमें वो तभी बनी है जब उन्होंने वो लिबर्टी फ्रीडम को अलाउ कर दिया। ओके, एवरीबडी इज फ्री, एवरीबडी इज लिबर्टी, उसके बिना नहीं किया जा सकता। इवन चाइना में टू सम एक्सटेंट देयर इज लिबर्टी, सम एक्सटेंट नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक हो जाएगी लिबर्टी। मतलब देखो, उनका सिस्टम क्लोज्ड है, ओके, एंड दे हैव दीज गार्ड रेल्स कि भाई पॉलिटिकल कम्युनिज्म को या पॉलिटिकल क्लास को तुम नहीं क्रिटिसाइज कर सकते और स्टेट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। बट बियॉन्ड दैट इट्स अ फ्री मार्केट। एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये जैसे, इज इट अ फ्री मार्केट चाइना? चाइना इज फ्री मार्केट। सी, एक तो पहले तो बिल्कुल वाइट और जो एकेडमिक ब्लैक और वाइट होते हैं उसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। वी आर नॉट सोशलिस्ट, वी आर नॉट कम्युनिस्ट, एंड वी आर नॉट कैपिटलिस्ट ईदर। द सेम थिंग अप्लाइज टू द चाइना। ना चाइना इज कम्युनिस्ट, लेकिन ओनली पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली तो वो बिल्कुल भी कम्युनिस्ट नहीं है। फुल फ्री मार्केट, ग्लोबलाइज्ड है वो। कल अभी 2 दिन पहले ट्रम्प गया था, 2 दिन के बाद पुतिन जा रहा है, तो ये कहाँ से भाई कम्युनिस्ट हो गया? वो फुल हो चुके हैं। या दे आर ऑब्वियसली, एज फार एज द डोमेस्टिक मार्केट इज कंसर्न्ड, दे आर क्लोज्ड। बट अगेन आई थिंक इट्स अ चाइनीज आर्ट ऑफ वार स्ट्रैटेजी। चाइनीज आर्ट ऑफ वार स्ट्रैटेजी है कि यार दे डोंट वांट टू कम एंड स्टैंड ऑन द वर्ल्ड स्टेज टिल द टाइम दे हैव बिकम 1.5 ऑफ यूएसए। जो सुपर पावर होती है ना, जब उसके सामने कोई दूसरी पावर ग्रो कर रही होती है तो इसको एंग्जाइटी होने लग जाती है, एंड इन एंग्जाइटी इट फाइंड्स द कॉन्फ्लिक्ट। तो यूएसए को अगर ये कंप्लीटली क्लैरिटी दे दो कि चाइना इज इज गोइंग टू गो बिगर देन दैट, ये उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट फाइंड आउट करेगा ही करेगा। पिछले 3000 साल में ऐसे ही हुआ है। आप कोई भी एम्पायर डायनेस्टी देख लिया, उसके बाजू में अगर कोई बड़ी डायनेस्टी बननी स्टार्ट हुई है, जैसे ही 70% फोर्स पे आती है, दोनों एक दूसरे से लड़ जाते हैं, जो बच गया बच गया। This is what has happened. That's how Marathas basically killed the Mughal dynasty, or that's why Britishers were able to kill the Mughal dynasty. जैसे ही एक बड़ी सी डायनेस्टी है, उसके पास एक छोटी छोटी पावर ग्रो करने लग जाती है, इट रीचेस 60 to 70%, कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल। उसके बाद one will be destroyed, one is survived. चाइना की आर्ट ऑफ वॉर या फिर जो इनकी कल्चरल आइडिया है, इनका ये है कि जब तक हम यूएसए से 1.5 नहीं हो जाएंगे, हम बताएंगे ही नहीं। That's why they stay silent. That's why they don't open themselves open to the world. कि हमें 70% पे आके लड़ाई करनी नहीं। 1.5 गुना आके ही लड़ाई करने के लिए कुछ बचे ही नहीं। And I'll say, देखो अभी ट्रम्प गया था ना इधर, क्या नाम है, चाइना में, तो जी जिनपिंग ने एक वर्ड यूज किया, थुसाइडियस ट्रैप। वो एक पुरानी बुक है, पेलोपोनेशियंस वॉर के ऊपर है, तो उसमें ये आइडिया दिया हुआ कि जब 2 पावर आ जाते हैं, सुपर पावर या 2 पावर ग्रो करने लग जाते हैं, तो इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट इनविटेबल है। चाइना बोला कि हम है ही नहीं इस ट्रैप में, हमें करना ही नहीं तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट यूएसए से, बट दैट इज जस्ट अ डिलेइंग स्ट्रेटजी। वो कर लेंगे,
अगर वो यूएसए से 1.5 हो जाएंगे तो। वेट कर रहे हो। दे आर वेटिंग, दे आर जस्ट वेटिंग। दे अच्छा देखो, सी चाइना इज कॉन्फिडेंट, यू नो व्हाई? क्योंकि उनको ये तो पता चल गया कि वर्ल्ड इज अराउंड अस, वी हैव ऑल द फैक्ट्रीज, वेयर आर दे गोइंग टू गो? वी आर क्रिएटिंग द वर्ल्ड, तो एवरीथिंग तो आ तो चुके हैं, तो हम आ तो चुके हैं, बट टू डिक्लेयर दैट वी हैव अराइव्ड, दे आर वेटिंग इट आउट, दे आर वेटिंग इट आउट। अच्छा प्लान है, आई बिलीव इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। बोल रहे कि यूएसए को होने दो डिक्लाइन ना अच्छी तरह से, वो हर जगह पे जितना ज्यादा वो अपना करता रहेगा एक्सपैंड, आपस में करने दो उन्हें। और आई थिंक यूएसए ऑल्सो अंडरस्टैंड्स इट, वरना ये वापस चांद पे जाने की कोशिश नहीं करते। द आर्टेमिस 2 इज अगेन दैट परसेप्टिव चैलेंज टू चाइना कि यू आर द न्यू पावर बट वी आर द ओनली सुपर पावर। हम जो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता है ह्यूमैनिटी में। वी आर द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन दैट वाज एवर ऑन अर्थ टिल डेट, which is true in a sense, I would not deny that, but वो चांद पे अचानक से, तो क्या रीज़न है? 50 साल हो गए लेकिन यूएसए को अचानक से चांद पे जाना पड़ रहा है। Why? Because China. They defeated the USSR. उन्होंने USSR को एक बार हरा दिया चांद पे पहुंच के कि okay, communism has been defeated, we have won. 50 साल के बाद USSR is dead, and उन्होंने बोला ठीक है, but now again they want to show कि oh, it's we are the leaders, हम ही हैं, we are the spotlight, look at us. Fair. China will also go to moon before 2040. I can 100% sure China will land a first man on the moon. I can guarantee you that. Because of the perception again. It's that because USA को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता ना. True. तो अभी Trump went to China. ठीक है, बीजिंग है, और वर्ल्ड के सारे टॉप लीडर्स, बिलियनर्स, जो आप बोल दो, जो कंपनीज, सब उसके साथ पूरा काफिला लेके चले गए. So what does this mean? क्योंकि अभी कुछ समय तक तो 6 महीने पहले तक तो अमेरिका वाज लाइक, ट्रम्प वाज लाइक कि भाई ये टैरिफ लगा दूंगा, बैन कर दूंगा मैं, तुमको बंद करो, ये करो, वो करो. पूरा एक ड्रामा चल रहा था. ऑल ऑफ अ सडन अब दोस्ती है, चलो भाईचारा, हाथ मिलाओ. वहाँ पे उसके गार्डन में घूम रहा है, ये हमको किसी लेके आते हैं, क्या देखा वो? राइट, ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग. व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट डज इट मीन? यार इंडिया के लिए क्या मीन करेगा ये? इंडिया के लिए देखो, दो तरीके से देखा जा सकता है, बिकॉज चाइना ने कंसिस्टेंटली इकट्ठे ट्रम्प को भी इनवाइट कर दिया और बेसिकली पुतिन को भी इनवाइट कर दिया है. तो ऑप्टिक्स तो देखो चाइना ने सीधे सीधे ये बना दिए हैं कि वी आर दी नेगोशिएटिंग पावर, एवरीबडी नीड्स टू कम टू द टेबल टू टॉक टू अस, नो डाउट अबाउट इट. इट्स कि भाई हमें नहीं इग्नोर कर सकते यार, वी आर दी वर्ल्ड्स फैक्ट्री एंड एवरीबडी हैज टू टॉक टू अस. और हम सबसे, आप चाहे वो यूएस से हो. तो ये शो ऑफ पावर है. शो ऑफ पावर, आई थिंक इट्स अ, हाउ डू आई पुट इट इन अ मैनर यार. देखो ऐसा वो दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे, क्योंकि एक ही हफ्ते में ट्रम्प एंड पुतिन बोथ तुम्हारे पास आते हैं और दोनों को नेशनल वेलकम ही मिलता है. ऐसा नहीं किसी को भी आपने कम रखा. बिल्कुल सही. लेकिन शो ऑफ पावर किसके लिए? व्हेन यू से कि शो ऑफ पावर, किसको दिखा रहा है चाइना? द वर्ल्ड. हाँ, वर्ल्ड. और यूएस को भी दिखा रहा है कि देख, ये है प्लान. उनको तब तो नहीं बोला था कि पुतिन इज प्लान. हाँ, पुतिन इज प्लान तब नहीं बोला था. इसका सिंपल सा मतलब यही है कि वी आर दी, हम इनएविटेबल हैं. देखो पुतिन का अपना सेल्फिश रीजन है. वो जैसे ही ट्रम्प चला गया था तो पुतिन सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए गया हुआ है, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए. उनको, पुतिन को ये डर है कि भाई कहीं सब कुछ ट्रम्प व्रम्प को ले दिया, अगर कुछ ज़्यादा बेहतर डील वील करा दी तो कोई मेरे जीवन पे खतरा आ जाए. तो वैसे भी सैंक्शंस में जीने लग रहा है इस समय. तो ही केम टू सिक्योर हिज ओन इंटरेस्ट कि we'll stay with you, we are let's not get carried away with that. भाईचारा भला रहे भाई. भाई क्या बात है, क्या बातचीत हुई है तुम्हारी उससे? इतनी जरूरी, इतने लोग तो नहीं बुलाने चाहिए थे तुझे. क्या, गिव मी अ कॉल, मैं कभी भी आ जाया करूंगा ब्रो. तो ट्रम्प को भी इसलिए जाना पड़ा क्योंकि अगेन ये जियोपॉलिटिकल, ईरान के बाद जो चैलेंजेस वाले आने स्टार्ट हुए हैं, तो उसको पता चल गया जब तक ईरान वॉर नहीं स्टार्ट हुई थी, जब तक मिडिल ईस्ट के साथ जो रिलेशनशिप्स थे वो चल रहे थे, तो वो चाइना को रिटोरिकली चैलेंज करता रहता था. तो उसको भी ये मैसेज देना था कि ठीक है, हम कोऑपरेट कर लेते हैं किसी मुद्दे के ऊपर. अब सबसे पहले यूएसए मेन पर्पस, इतने सारे के सारे जो ये कॉर्पोरेट हॉन्चोज है, ऑल बिलियनियर्स, सबके सब, टेस्ला, गूगल, अमेजोन के, एप्पल के, सब एनवीडिया, एवरीथिंग ऑल वाज गोइंग स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि चाइना हैज मोनोपोली ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स. ठीक है, आप वो इस पोजीशन में कि तुम उससे लड़ाई नहीं कर सकते. समथिंग जो कि सऊदी अरेबिया के पास भी है, तो लड़ाई कर, तेल उसी के पास है, इनके पास आ गया है रेयर अर्थ मिनरल एंड ऑल ऑफ दैट कमिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो उस सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर चाइना चाहे तो एक बटन दबा के वो बेसिकली पूरे के पूरे यूएसए की जो एआई डेवलपमेंट है उसको रोक देगा. सो ही
ट्रम्प वेंट इन टू एक्चुअली सिक्योर कि लेट्स एक्चुअली कोऑर्डिनेट अबाउट इट। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास मोनोपोली है, तो उसको शांत करना जरूरी था। रिटोरिकली देखो, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, अपने मागा जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो इनका है, उनके लिए वो कुछ भी बोलता रहे, मैं टैरिफ लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं उसकी पूंछ फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। बट व्हेन इट कम्स टू जब फाइनली नेगोशिएशन होने लगते हैं बंद रूम में, तो उस समय पता चल जाता है कि भाई ये सारे के सारे इसी के पास है, बस रेयर अर्थ मोनोपोली है उसके पास। इट्स अ ज्योग्राफिकल थिंग, क्या करे, उसका कोई इलाज नहीं है। नहीं, बट 90% प्रोसेसिंग के जो इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है, वो भी उनके पास, वो भी उनके पास डेवलप्ड दैट। हाँ, एंड एक दो बार यूएसए ने कभी कभी ट्राई भी किया था, NVIDIA की कोई चिप थी, वो इनको देने से मना कर दी यार, वो 2 साल में उन्होंने डेवलप कर ली। ठीक है, सो दे गो वेरी फास्ट, दे आर डेवलपिंग टेक्नोलॉजिकली, एंड समहाउ और द अदर जो पिछले 30 साल का इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो पैसा था, अब उसका रिजल्ट मतलब प्रॉफिट भी आने स्टार्ट हो गया ना, तुमने इन्वेस्टमेंट किया तो उसके प्रॉफिट भी आने लगेंगे। सो दे हैव स्टार्टेड चैलेंजिंग यूएसए एट दी टेक्नोलॉजी लेवल ऑल्सो। तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो यूएसए बना सकता है और ये कहीं पे पीछे रह जाते हैं। अब तक यूएसए का एडवांटेज क्या था, या यूएसए की लेवरेज क्या थी? व्हाट वी क्रिएट नोबडी एल्स हैज। जो हम कर रहे हैं वो तुम्हारे में से किसी को बस की नहीं, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है वो करने की। दे गॉट दैट मनी एंड दे स्टार्टेड डूइंग इट। सो इट इज काइंड ऑफ अ सिचुएशन जो कि मुझे लग भी रहा है कि these two countries will never be able to fight with each other. So now they've become more like friends. They'll never become friends. दो सुपर पावर इकट्ठे एक कमरे में, दोनों की दोनों ईगो इकट्ठी, अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाई थोड़ी सी लिमिटेड होती है, हमें लगता है अनलिमिटेड पाई है, बट पाई लिमिटेड है, किसी ना किसी का एक का पाई में से कट जाएगा, तो फ्रेंड नहीं रहेंगे, बट वो दोनों के दोनों एक दूसरे को नापना चाहते हैं। पिछले हिस्ट्री में एक्चुअली पिछले क्या इतने कम समय में इतनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कहीं पे भी नहीं हुई है जो चाइना ने की। ब्रिटिश यूरोप को 400 साल लगे थे, अमेरिका को 100 साल लगे थे, चाइना ने 30 में करके 1 जनरेशन। मतलब जैसे हमारी तो पिछली 10 जनरेशन ने गरीबी ही देखी है, ठीक है, यूएसए की सिर्फ पिछली 6 जनरेशन ने गरीबी देखी हुई है, यूरोप की पिछली डिपेंडिंग ऑन 400 ईयर्स कैलकुलेशन से, चाइना की एक सिंगल जनरेशन के अंदर दे हैव क्रिएटेड दैट मच वेल्थ कि वो डायरेक्टली यूएस को जाके चैलेंज कर देंगे अगले 10 साल के 15 साल के बाद। एंड एज आई सेड कि वो वेट कर रहे हैं। देखो आर्ट ऑफ वॉर अगर आपने किसी भी कभी कोई पढ़ेगा, आर्ट ऑफ वॉर के अंदर इनकी कल्चर का पार्ट है कि हम अपने हथियार नहीं दिखाएंगे, तुम दिखाओ पहले, यू शूट योर फर्स्ट, तो पहले तुम गोली चला दो, फिर उसके बाद ये तोप से उड़ा देंगे, हमें पता भी नहीं होगा कि इनके पास तोप है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, दे नेवर शो ऑफ। तो जैसे जो वर्ल्ड को जो शो ऑफ है, मुझे लगता है कि वो चाइना शो ऑफ ना करने में रखता नहीं है। दे हैव दैट, इट्स अ थिंग, इट्स अ कल्चर थिंग, शो ऑफ नहीं करते। तभी उनका कोई भी बिलियनियर एलॉन मस्क या जेफ बेजोस नहीं बन पाता है। वो स्टेट सप्रेस कर देती है कि हमें वो पता नहीं ये वर्ड यूज कर सकते यूट्यूब पे, हमें दौलत का नाच नहीं चाहिए। बिलियनियर हो तुम, स्टेट से नीचे रहोगे मेरे भाई। कॉर्पोरेट अगर स्टेट के ऊपर हो जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और करते आई थिंक उसका जैक मा का आपने एग्जांपल अगर सुना हो तो जैक मा वाज फ्लाइंग हाई, भाई गायब कर देते हैं बिलियनियर्स को ब्रिटिश चाइना के अंदर, कोई मतलब हल्की फुल्की हो गए तुम, हाँ छोटी बड़ी बदतमीजी, एंड देन फिर उसके बाद वो बेचारे नॉर्मल अपनी ऐसी जिंदगी जी रहे होते हैं सिंपलिसिटी की। हमारे देश में भी बिलियनियर बहुत सारे सिंपलिसिटी वाली जिंदगी जीते, लेकिन वो हम्बल बनने के लिए जीते, लेकिन वहां पे उनको सच में हम्बल कर दिया जाता है। हेलो यार, तो एज इन तो चाइना अपनी पावर नहीं दिखाएगा, मुझे जहां तक लगता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कहने में कि ड्यूड दे आर द सेकंड पावर ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज डीलिंग विद देम। कोई है जो नहीं डील कर रहा है? अरे यार, हम उनसे $110 बिलियन का सामान खरीदते हैं साल में, हम बेचते कितने? 15। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस। वी इवन दो आर कॉम्पिटिटर कुड बी, वी कुड बी सीन एज अ कॉम्पिटिटर। क्यों? क्योंकि अगर ये राइज करेगा तो कहीं हमारे को थोड़ा कम मिल जाए, हमें चैलेंज हो जाएगा, तो हमें कहीं ना कहीं इससे कॉम्पीट करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी वी आर डिपेंडेंट सो मच ऑन दैट। एसी के कंप्रेसर के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग यार। दवाई के लिए भी उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं एंड रेयर अर्थ मिनरल्स, एंड मतलब हम सेमीकंडक्टर इतने बनाते नहीं है, बट जितना भी हम कर रहे हैं, जिसमें भी लीडर हैं, जो भी चीज़ में हम दुनिया में लीडर है, उसमें 95% चीज़ों पे हम उन पे डिपेंडेंट है। दैट रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम देयर। रॉ मटेरियल का सारे के सारे फोन यार, सब ऑल ऑफ द स्टफ। अभी हम रूम में देखें, अपने घर पे देखेंगे तो कुछ चीजें वहीं से ही बन के आ रखी होंगी सारी की सारी। टेक्नोलॉजी भले ही यूरोप अमेरिका की बनता सब है। फैक्ट्री वही ना, इनके पास टेक्नोलॉजी है, फैक्ट्री इनके पास है। यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, ये फैक्ट्री बना रहे हैं। बट लाइक what is India's future then? And before actually you talk about India's future,
ये जो विजिट हुआ, यू हर्ड कि किसी भी सीईओ से नहीं मिला जाके शिपिंग, द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना वो नहीं मिले किसी से जाके। इतनी बड़ी आप लेके गए सबको कि वहाँ पे टॉप ऑफ द टॉप लीडर्स हैं वर्ल्ड के, he didn't meet anyone, सबको जूनियर से मिलवा दे, उधर स्टेट डिनर करा दे, वापस उनके बिलियनियर मिले थे, जैसे वावाई का वावे का सीईओ जो था, वो सब मतलब ऐसे वो मिल रहे थे उनके वाले, वो देखा सबने क्लिप, वो फोटो खींचने वाली एलॉन मस्क वाला है ना, हाँ वो मिल रहे थे। नहीं, दिस इज लाइक पावर, दिस इज द एम्परर। व्हाई वुड एम्परर मीट एलॉन मस्क? हु इज एलॉन मस्क? क्या है एलॉन मस्क भाई एम्परर के सामने? Yeah, seriously. हाँ, well he didn't meet because I expected कि सब, क्योंकि जिस हिसाब से यूएस से न्यूज़ फैलने लगी थी, ऐसा लगा था everybody will go meet, do some deals, कुछ तो बड़ा होगा। इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं ना चाइना को। तुम मेरे को एलॉन मस्क से या जेफ बेजोस से या गूगल के सीईओ से तब मिलना पड़ेगा when I am looking for investment. So I am talking कि guy, why don't you invest 1,000 crore rupees here? He is the emperor of China, to put it in as simple words as that. The emperor never meets the trader. एम्परर क्यों ट्रेडर से मिलेगा भाई? एम्परर के लोग मिलेंगे जो ट्रेड में इंटरेस्टेड होंगे, बाकी उसको क्या मतलब। नहीं हाँ, तो आई थिंक मतलब अच्छा, दिस इज गुड ऑप्टिक फ्रॉम Xi Jinping, or it's a good as far as China is concerned, it's a good optic for Xi Jinping कि ठीक है, तुम्हारा वो आया है पूरा का पूरा सब मिलके, let me talk to your president and we'll discuss it tomorrow. I'll tell you tomorrow. So where now to, let's say America and China, ये सब वायलेंस से वॉर जीता जाता है, वायलेंस से तुम सुपर पावर रहते हो, तो ये दोस्ती कर रहे हैं कि ताकि ये दोनों एक दूसरे से लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते रहे। एट द सेम टाइम इंडिया दोस्ती कर रहा है यूरोप से और गहरी करते जा रहा है, राइट? अभी भी आप देखोगे तो इट्स टूर गोइंग ऑन। प्राइम मिनिस्टर गए हुए नॉर्वे, नेदरलैंड्स, इटली, इधर गए हुए हैं और इनसे हमारी दोस्ती बढ़ती ही जा रही है, राइट? इज इट गुड? इट इज़ 100% गुड। बिल्कुल बैलेंसिंग एक्ट है ना। जैसे भाई देखो चाइना का ट्रम्प और पुतिन वाला जो वर्जन है, जब वो वहाँ पे जा रहा था, पैरेलली सिमिलरली उसी समय जस्ट टू बैलेंस आवरसेल्व्स आउट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज इन द यूरोप को डाइवर्सिफाई करना है, वो चाइना पे ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता। हमें यूएस के ऊपर डिपेंडेंस नहीं चाहिए और ना ही जो रशियन लेड जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें उसके ऊपर भी डिपेंडेंस नहीं चाहिए। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोल इज यूरोप के साथ बहुत डीप, बहुत ज़्यादा अच्छी वाली सक्सेसफुल यूरोप और इंडिया की जो डील है, इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कह रहे हैं। इफ दिस ट्रेड डील्स कम्स, तो ये जो होता है, क्या कहते हैं, see this China is doing this Silk Belt and Road initiative. See, they're making all the ports and the roads, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चरली कनेक्ट कर रहे हैं चाइना को यूरोप के साथ और अफ्रीका के साथ और मिडल ईस्ट के साथ, वेस्ट एशिया इज मोर बेटर वर्ड, उसके साथ। सिमिलरली जो अभी इस समय अपने प्राइम मिनिस्टर यूरोप गए हुए हैं, इनका वो प्लान है एक इंडिया को पोर्ट्स के साथ इंफ्रास्ट्रक्चरली कनेक्ट करना थ्रू दी वेस्ट एशिया टू दी यूरोप। वो उसी चीज़ का काउंटर है। So whenever somebody takes one step, so in our own capacity we are taking that counter step. कि ट्रम्प को भी ये पता हो जाना चाहिए कि we are not only dependent on you भाई, तुम्हें चाइना के साथ डील करनी है, ठीक है, we also have Europe. So it's kind of sending that diplomatic message. Thank you so much, sir.